गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो कैसे हो सब लोग? मज़े में? जूस पीवानू, डांस करवानू, मज्जानी लाइफ, घर पे मज़े हो रहे हैं? चलो, कल हमने डिस्कस कर लिया था कि हम नॉर्मल रिएक्शन कैसे निकालते हैं। हमने नॉर्मल रिएक्शन निकालना सीखा था। जैसे कोई ब्लॉक है जैसे कोई ब्लॉक है, ठीक है, 5 kg का की सरफेस पे रखा हुआ है, तो नीचे इस पे कितना, नीचे की फोर्थ तरफ कितना फोर्स लगेगा? 50 न्यूटन का, इसका mg। तो ऊपर की तरफ इसमें ये सरफेस जो है वो नॉर्मल रिएक्शन लगाएगी। कितनी लगाएगी? 50 न्यूटन, ठीक है। और मैंने ये भी बताया था कि जो नॉर्मल रिएक्शन होती है वो कौन सी नेचर की होती है? वो होती है हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नेचर की। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मतलब विद्युत चुंबकीय नेचर की होती है, ठीक है। और हमने वेट की बात की थी कि वेट क्या होता है, हमने स्प्रिंग फोर्स की बात की थी, हमने टेंशन की बात की थी, टेंशन कैसे निकालेंगे, मतलब निकालना नहीं सीखा, लेकिन हाँ ये सीखा है कि कौन से नेचर का फोर्स होता है। टेंशन फोर्स, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स मतलब स्पर्शी बल, और स्प्रिंग फोर्स, ये कौन से नेचर की होती है सारी। और जो फ्रिक्शन होता है वो कौन से नेचर की होती है? स्थिर विद्युत बल की होती है, मतलब सॉरी स्थिर विद्युत नहीं, विद्युत चुंबकीय बल की होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नेचर की होती है, ठीक है। अब हम आगे कल क्वेश्चंस कर रहे थे, जो नॉर्मल रिएक्शंस निकाल रहे थे। चलो अभी क्वेश्चंस की सीरीज को आगे बढ़ाते हैं। अभी हम आज बहुत सारी क्वेश्चंस करेंगे, चलो क्वेश्चंस करते हैं। ये आपके सामने पहला क्वेश्चन है। इसमें ये हमको एक ब्लॉक दे रखा है, 10 kg का ब्लॉक है, एक सरफेस पे रखा हुआ है। 10 kg का ब्लॉक है, एक सरफेस पे रखा हुआ है, नीचे दिख रहा होगा आपको एक सरफेस। इधर की तरफ इसमें 50 न्यूटन का फोर्स लग रहा है और इधर की तरफ इसमें 10 न्यूटन का फोर्स लग रहा है। स्टार्ट करते हैं। देखो यहाँ पर तो एक ये जो निकाय है, मतलब 10 kg का एक ब्लॉक रखा हुआ है, उसको 50 न्यूटन से इधर खींचा जा रहा है और 10 न्यूटन से पीछे धक्का और दिया जा रहा है। मतलब कि ऐसा है कि एक ब्लॉक रखा हुआ है, एक आदमी इसको 50 न्यूटन से आगे खींच के लेके जा रहा है और पीछे से एक धक्का भी दे रहा है 10 न्यूटन का, ठीक है। अच्छा मुझे बताओ, इसकी अगर मैं फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊं तो फ्री बॉडी डायग्राम में इस सरफेस के ऊपर, अच्छा इस 10 kg के ऊपर धरती कितना बल लगा रही होगी? mg, मतलब कि 10 × g, मतलब कि 100 न्यूटन। अच्छा ऊपर की तरफ ये सरफेस नॉर्मल रिएक्शन लगा रही होगी, तो नॉर्मल रिएक्शन पूछा है ना आपसे इसमें कि ब्लॉक्स के मध्य संपर्क बल ज्ञात कीजिए, मतलब सॉरी ब्लॉक के मध्य नहीं, ब्लॉक व सतह के मध्य, एक ही तो ब्लॉक है यहाँ पे, सतह के मध्य, मतलब ये ब्लॉक है और इस ब्लॉक और इस सतह के मध्य हमें संपर्क बल ज्ञात करना है, नॉर्मल रिएक्शन ज्ञात करनी है। तो अगर मैं इसकी एफबीडी बनाऊं भाई, इसकी एफबीडी अगर मैं बनाना चाहूं, एफबीडी अगर मैं बनाऊं इसकी फ्री बॉडी डायग्राम, ठीक है, तो ऊपर की तरफ कितना फोर्स लग रहा है एन, नीचे की तरफ कितना फोर्स लग रहा है एम जी। अच्छा इधर की तरफ कितना फोर्स लग रहा है 10 न्यूटन। अच्छा इधर की तरफ कितना फोर्स लग रहा है 50 न्यूटन, ठीक है। अच्छा मुझे बताओ ये हमारा ब्लॉक किधर जाएगा, ऊपर जाएगा, नीचे जाएगा, इधर जाएगा या इधर जाएगा? देखो ऊपर नीचे तो जाने से रहा, क्योंकि नॉर्मल रिएक्शन उठाती नहीं है किसी वस्तु को। अच्छा नीचे, नीचे तो धरती है भाई, नीचे कैसे जाएगा? तो मतलब ये ऊपर नीचे गति नहीं करेगा, ये गति करेगा कौन सी दिशा में? जिस दिशा में ज्यादा बल लग रहा होगा। अब मुझे बताओ टोटल फोर्स कितना लग रहा है? टोटल फोर्स इसी दिशा में लगेगा, एक तो 50 लग रहा है प्लस एक 10 न्यूटन का ये भी तो लग रहा है, तो 10 न्यूटन का, तो ये मेरे पास 60 न्यूटन का इस पे नेट फोर्स वर्क कर रहा है एक्स दिशा में। तो मेरे पास इस पे बल कितना आ गया 60 न्यूटन का। अच्छा बल क्या होता है? हम जानते हैं कि F बराबर क्या होता है एम ए, तो एम ए इक्वल टू 60। अच्छा एम कितना है 60 डिवाइडेड बाई एम की वैल्यू कितनी हो गई 10, तो इसका एक्सेलरेशन कितना, त्वरण कितना आ गया 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो क्या हमने त्वरण निकाल लिया? क्या इस ब्लॉक का त्वरण निकाल लोगे? कुछ नहीं करना, नेट फोर्स निकालो, नेट फोर्स को बराबर कर दो एम की, तो यहाँ से त्वरण निकल जाएगा। ऐसे तो निकालते हो ना बराबर एम करके। चलो ठीक है, मैंने क्या बताया था कि नॉर्मल रिएक्शन, हमारा ब्लॉक ऊपर नीचे नहीं जा रहा है, तो ऊपर की तरफ लगने वाला फोर्स नीचे की तरफ लगने वाले फोर्स के बराबर हो जाएगा। तो एन बराबर एम जी, मतलब कि एन बराबर 100 न्यूटन। ठीक, क्या नॉर्मल रिएक्शन निकल गई? चलो ठीक है, दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं। अच्छा एक ये क्वेश्चन है, दिए गए निकाय का त्वरण निकालो, ब्लॉक्स के मध्य संपर्क बल ज्ञात करो। मतलब ब्लॉक के मध्य नहीं है ये है सतह, ब्लॉक व सतह, ठीक है, सतह के मध्य संपर्क बल ज्ञात करो, मतलब नॉर्मल रिएक्शन निकालनी है। तो मुझे बताओ इस पे नेट फोर्स किधर की तरफ लग रहा है? इधर 50 न्यूटन से कोई आदमी खींच रहा है, इधर कोई 10 न्यूटन से खींच के लेके जा रहा है, तो नेट हमारी वस्तु जाएगी किधर? इधर से तो कोई 10 न्यूटन से खींच के लेके जा रहा है, इधर से कोई 50 न्यूटन से खींच के लेके जा रहा है, हमारी वस्तु जाएगी किधर? 50 न्यूटन वाले की तरफ। कितने फोर्स से जाएगी निकाल लेते हैं, नेट फोर्स निकालो, परिणामी फोर्स। देखो परिणामी फोर्स कैसे निकलेगा, 50 में से 10 को घटा दोगे तो आपके पास 40 न्यूटन का नेट फोर्स आ गया। अच्छा एफ बराबर क्या होता है एम ए, तो एम ए बराबर
40 न्यूटन। अच्छा ए निकालना है अपने को, तो त्वरण निकालना है ना भाई, तो त्वरण निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, 40 को डिवाइड कर दो 10 से, m से, तो कितना हो गया 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मतलब हमारी जो ये सिस्टम है ये इस दिशा में जाएगा, कितने त्वरण से, 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से। ठीक है, निकल गया त्वरण, या निकल गया तुरंत। अच्छा नॉर्मल रिएक्शन निकालनी है, कुछ नहीं करना है, एफबीडी बना दो। एफबीडी बनाने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट नीचे की तरफ कितना फोर्स लग रहा है, mg, ऊपर की तरफ कितना लग रहा है, n, तो नॉर्मल रिएक्शन कितनी आ जाएगी, mg के बराबर। तो m कितना है 10 इंटू जी कितना है 10, कितना हो गया 100 न्यूटन। ठीक, चलो अगले क्वेश्चन पे आते हैं। देखो ध्यान से देख लो इस क्वेश्चन को। मैंने इसमें क्या किया, इसमें एक तो त्वरण पूछा था मुझे, पहले मुझे बताओ 50 न्यूटन का फोर्स इधर लग रहा है, 50 न्यूटन का 10 न्यूटन का बल इधर लग रहा है, तो हमारी वस्तु जाएगी किधर, 50 न्यूटन की तरफ। कितने बल से जाएगी, 40 न्यूटन से जाएगी। क्यों, क्योंकि 10 तो उधर खत्म हो जाएगा ना उसका, उधर से 10 से खींच रहा है, इधर से 50 से खींच रहा है, तो हमारी वस्तु इधर जाएगी 40 न्यूटन से। अब हमें पता लग गया कितना फोर्स लग रहा है, फोर्स निकाल के क्या, फोर्स से क्या करेंगे, फोर्स को एम ए के बराबर कर देंगे, क्योंकि हम जानते हैं एफ बराबर एम ए होता है। तो एफ बराबर एम ए कितना हो जाएगा, एम ए इक्वल टू 40 न्यूटन, तो ये यहाँ से आ जाएगा। फिर बस नॉर्मल रिएक्शन निकालनी है, तो ब्लॉक ऊपर नीचे तो जाएगा नहीं, तो ऊपर की तरफ लगने वाला बल नीचे की तरफ लगने वाले बल के बराबर हो जाएगा। तो n बराबर mg, mg का मतलब m 10 kg का मास और g की वैल्यू 10। चलो अब इस वाले में देखो, देखो भाई इस वाले में थोड़ा ध्यान से करना, इधर की दिशा से कोई फोर्स नहीं लग रहा, फोर्स किधर लग रहा है, किसी कोण पे लग रहा है। ये कोण मैंने शायद लिखना भूल गया हूं मैं, इसमें कोण होगा आपका 30 न्यूटन। तो यहाँ पे 30 न्यूटन, सॉरी 30 डिग्री का एंगल बना रखा है। मतलब क्षैतिज दिशा में बल नहीं लग रहा है, क्षैतिज से 50 न्यूटन की दिशा, 50 न्यूटन बल 30 डिग्री कोण पर लग रहा है। मतलब क्षैतिज से 30 डिग्री कोण पर 50 न्यूटन का बल कार्य कर रहा है। मतलब जैसे कि ये मेरा फोन है, ठीक है, तो इसको इधर से नहीं खींच रहा मैं यहां से कोई रस्सी बांध दिया और इसको ऐसे खींच रहा हूं, तो ऐसे खींचूंगा तो ऐसे जाएगा, हो सकता है ना इसे ऊपर चला जाए, या हो सकता है इसको मैं ऊपर से इधर से खींच के लेके जाऊंगा। कभी वो देखा है किसी बचपन में वो टायर वाली गाड़ी चलाई है, रस्सी से बांध के, धागे से बांध के, तो जब उसको खींच के लेके जाते हो, ठीक है, तो कैसे जाती है वो, धागा यहाँ पकड़ रखा है आपने, यहाँ ये मान लो ये गाड़ी है, तो धागा यहाँ पकड़ रखा है, आप उसको खींच के लेके जा रहे हो तो आगे चलती है ना गाड़ी, ऐसे चलती है। बच्चों को देखा होगा, एक गाड़ी की उनकी मम्मी क्या करती है, गाड़ी के नीचे धागा बांध देती है, उनको पकड़ा देती है, वो उसको खींचते हैं, तो किसी तिरछी दिशा में खींच रहे होते हैं वो। ठीक है, देखो 50 न्यूटन का ब्लॉक, 10 न्यूटन का 10 केजी का ब्लॉक है, उस पर 50 न्यूटन का फोर्स लग रहा है 30 डिग्री एंगल पे। अब भाई अपने को तो दो ही दिशाओं में काम करना आता है, एक्स दिशा में और वाई दिशा में। अब यार तीसरी दिशा का तो पता ही नहीं कि तीसरी दिशा कौन सी आ गई। इसके लिए क्या करते हैं, अपन घटकों में तोड़ते हैं। तो इस दिशा में इस 50 न्यूटन का घटक कितना आएगा, 50 कोस 30, मतलब कि 50 इंटू √3/2, कोस 30 की वैल्यू √3/2 होती है, तो कितना हो जाएगा 25 √3। ठीक है, तो हमको तो दो दिशाओं में काम करना आता है, तो हमने दोनों डायरेक्शन में कंपोनेंट निकाल लिए। 50 sin 30 कितना होगा 25 न्यूटन। ठीक है, तो चलो इसकी एफबीडी बना के देखते हैं कि ये हमारा ब्लॉक था 10 kg का, इस पे इस डायरेक्शन में कितना फोर्स लग रहा है 25 √3। अच्छा इस पे ऊपर की तरफ कितना फोर्स लग रहा है 25 न्यूटन, नीचे की तरफ mg लग रहा होगा, मतलब कि 10 इंटू जी, मतलब कि 100 न्यूटन। क्या नॉर्मल रिएक्शन भी लग रही है यहाँ पर, हाँ नॉर्मल रिएक्शन भी तो लग रही होगी ऊपर की तरफ n। तो ये मैंने इसकी एफबीडी बना दी कि ये इसकी एफबीडी हो गई। देखो मैंने कौन कौन से बल दिखाए हैं इस पर, देखो इस दिशा में ये वाला बल आ गया 50 कोस 30 वाला, ऊपर की तरफ ये 25 न्यूटन का बल आ गया 50 साइन 30 वाला। अच्छा नीचे इस पे mg लग रहा होगा, बिल्कुल mg लग रहा है, ऊपर की तरफ नॉर्मल रिएक्शन लग रही है, बिल्कुल नॉर्मल रिएक्शन लग रही होगी। अब अगर आपको इसमें, मुझे बताओ नॉर्मल रिएक्शन कितनी होगी, पहले नॉर्मल रिएक्शन निकालो। क्या हमारा ब्लॉक, देखो इसमें नीचे की तरफ कितना बल लग रहा है 100 न्यूटन का, ऊपर की तरफ 25 न्यूटन का, तो क्या हमारा ब्लॉक ऊपर जाएगा, नहीं जाएगा भाई, ऊपर तो जा ही नहीं सकता, क्योंकि ऊपर की तरफ लगने वाला बल कम है ना। तो बल ब्लॉक जाएगा किधर, केवल इस डायरेक्शन में जाएगा, इस डायरेक्शन में जाएगा। क्या ऊपर जाएगा, केवल इस डायरेक्शन में तो जाएगा, क्या ऊपर जाएगा, नहीं जाएगा ऊपर, क्योंकि ऊपर की तरफ लगने वाला बल तो कम है mg से, तो हमारा ब्लॉक ऊपर तो उठ नहीं पाएगा, मतलब केवल सीधी दिशा में गति करेगा। अब सीधी दिशा में गति करेगा तो नेट फोर्स किस डायरेक्शन में आएगा हमारा, इस डायरेक्शन में तो आएगा। त्वरण किस दिशा में होगा, इसी दिशा में होगा, तो इसी दिशा का फोर्स लेना है हमको, इसी दिशा का बल लेना है। तो एफ नेट इक्वल्स टू 25 √3, एफ नेट की वैल्यू कितनी आ गई
m इंटू ए इक्वल टू 25√3। तो m ए कितना हो जाएगा 25√3/10 मतलब 2.5√3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। पीछे मैंने ठीक है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये हमारा त्वरण निकल गया। क्या सिस्टम का त्वरण निकाल लिया हमने? क्या सिस्टम का त्वरण निकाल लिया? कुछ नहीं करना, जिस दिशा में गति कर रहा है उस दिशा में बल देख लो कितना बल लग रहा है। जिस दिशा में हमारा ब्लॉक गति कर रहा है उस दिशा में बल देख लो कितना बल लग रहा है, बस निकाल दो। जिस दिशा में हमारा ब्लॉक गति कर रहा है उस दिशा में बल देख लो कितना लग रहा है और निकाल दो। ठीक है, वहां से तुरंत निकल जाएगा। अब नॉर्मल रिएक्शन निकालनी है। मैंने क्या बोला था, जितना फोर्स ऊपर की तरफ लग रहा हो उतना फोर्स नीचे की तरफ लग रहा होता है। मतलब ऊपर की तरफ लगने वाले फोर्स को नीचे की तरफ लगने वाले फोर्स के बराबर कर दो। मुझे बताओ ऊपर की तरफ कितना फोर्स लग रहा है टोटल? एक तो एन लग रहा है, एक 25 लग रहा है। तो एन प्लस 25 ये सारा मामला ऊपर की तरफ लग रहा है बराबर। नीचे की तरफ कितना लग रहा है? केवल 10 100 न्यूटन का लग रहा है। तो ये इसके बराबर हो जाएगा। तो नॉर्मल रिएक्शन यहाँ से कितनी निकल के आएगी? 100 में से 25 घटाएंगे फिर, तो 100 माइनस 25 कितना हो जाएगा? 75 न्यूटन। क्या नॉर्मल रिएक्शन आ गई? देखो नॉर्मल रिएक्शन भी निकाल लिया हमने और त्वरण भी निकाल लिया। चलो एक और क्वेश्चन करते हैं। देखो भाई ये सेम क्वेश्चन है। आपको क्या करना है इसमें, देखो 100 न्यूटन का फोर्स दे रखा है। अब इसमें इधर की तरफ भी 20 न्यूटन फोर्स लगा रखा है इन्होंने। ठीक है, अच्छा चलो कंपोनेंट लो। सबसे पहले तो कंपोनेंट ले लिया करो। इस डायरेक्शन में कितना कंपोनेंट आएगा इसका? 100 cos 53। अब cos 53 की वैल्यू कैसे निकालेगा? हमको तो आता ही नहीं है, मैंने क्लास में बताया है निकालने के लिए। क्या मेथड लगाओगे आप? सिर्फ ट्रायंगल बना दो। ट्रायंगल बना दो। ये 37 डिग्री हो गया, तो सामने वाले क्या हो गया 3, यहाँ क्या हो गया 4, यहाँ क्या हो गया 5। अब आपको 53 डिग्री की वैल्यू निकालनी है, तो 53 डिग्री यहाँ पर होगा। अब मुझे बताओ cos 53 कितना हो जाएगा? आधार कितना हो गया 3, तो 3/5। यहाँ से sin 53 कितना हो जाएगा? 4/5। क्लास में समझाया है? चलो ठीक है। अब मुझे बताओ कितना हो जाएगा ये होएगा 100 cos 53 की वैल्यू 3/5। तो 5 से काटेंगे तो कितना आएगा 20। कितना हो जाएगा 60 न्यूटन। इधर इस डायरेक्शन में लग रहा है। अच्छा ऊपर की डायरेक्शन में कितना लग रहा है? 100 sin 53 मतलब 100 इंटू 4/5 कितना हो जाएगा 80 न्यूटन। मतलब 80 न्यूटन ऊपर की तरफ लग रहा है और 60 न्यूटन इस हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक्स दिशा में लग रहा है। ठीक है, अच्छा नीचे की तरफ कितना लग रहा होगा? mg। ऊपर की तरफ नॉर्मल रिएक्शन। ठीक, चलो अब मुझे बताओ इस पूरे सिस्टम पर अगर मैं इसकी FBD बनाऊं, देखो अगर मैं इसकी FBD बनाऊं मैं इसकी, तो ऊपर की 10 kg का ब्लॉक है। इस दिशा में कितना बल लग रहा है 60 न्यूटन का। इस दिशा में कितना बल लग रहा है 20 न्यूटन का। ऊपर की तरफ कितना लग रहा है? एक तो एन लग रहा है और दूसरा ये भी तो लग रहा है 80 न्यूटन। एक ऊपर की तरफ 80 न्यूटन का बल लग रहा है, एक नीचे की तरफ भी इसमें mg लग रहा है। mg कितना हो जाएगा 100 न्यूटन। mg हो जाएगा ना मास 10 इंटू 10 100 न्यूटन। मतलब ये 4 फोर्स 1 2 3 4 5 फोर्स इस पे लग रहे हैं। चलो ठीक है, अब मुझे बताओ पहले तो नॉर्मल रिएक्शन निकाल लो। तो नॉर्मल रिएक्शन के लिए क्या करना है, ऊपर वाले जितने भी फोर्स लग रहे हैं, ऊपर एक तो n लग रहा है, एक 80 न्यूटन का लग रहा है, किसके बराबर करना है 100 न्यूटन के। 100 न्यूटन के बराबर करना है। चलो ठीक है, तो n बराबर कितना आ गया 100 माइनस 80। तो ऊपर कितना आ जाएगा 20 न्यूटन। मतलब नॉर्मल रिएक्शन कितनी लग रही है 20 न्यूटन। मुझे बताओ 100 न्यूटन का फोर्स मैंने तिरछी डायरेक्शन में लगाया है, तो उसका जो घटक आया है वो इस दिशा में 60 न्यूटन का आया है। ठीक, ऊपर की तरफ 80 न्यूटन का आया है और नीचे की तरफ 100 न्यूटन लग ही रहा है। ठीक है, तो क्या हमारा ब्लॉक ऊपर जाएगा? नहीं जाएगा भाई, क्योंकि ऊपर की तरफ तो 80 न्यूटन का फोर्स ही लग रहा है। ठीक है, नीचे की तरफ कितना लग रहा है 100 न्यूटन का, तो हमारा ब्लॉक ऊपर तो नहीं जा पाएगा। हाँ, अगर यही फोर्स अगर 110 हो जाता तो हमारा ब्लॉक ऊपर चला जाता, तो कोई नॉर्मल रिएक्शन नहीं आती, क्योंकि टच नहीं करता ब्लॉक, तो सरफेस से ऊपर उठ जाता ना, तो कोई टचिंग नहीं होती, तो नॉर्मल रिएक्शन 0 हो जाती। अब यहाँ पर क्या हुआ, अगर मुझे नॉर्मल रिएक्शन में निकाल ली, देखो मैंने नॉर्मल रिएक्शन यहाँ निकाल ली। अब हमसे इसका त्वरण भी पूछा है, एक्सीलरेशन भी पूछा है, तो एक्सीलरेशन कैसे निकालोगे? एक्सीलरेशन कैसे निकालोगे? एक्सीलरेशन निकालने के लिए नेट फोर्स निकालना पड़ेगा, क्योंकि हमारा ब्लॉक जाएगा किधर 60 न्यूटन इधर लग रहा है, 20 न्यूटन इधर लग रहा है, किधर जाएगा? इधर जाएगा कि इधर जाएगा?
60 न्यूटन की तरफ जाएगा तो नेट फोर्स कितना आएगा? नेट फोर्स कितना आएगा? एफ नेट इक्वल्स टू 60 न्यूटन, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है तो 20 न्यूटन में से घटाना पड़ेगा, 60 न्यूटन में से 20 न्यूटन घटाना पड़ेगा, कितना आएगा? 40 न्यूटन। एफ नेट कितना होता है? एम ए, तो ए कितना हो जाएगा? 40 बटा एम कितना है इसका मास? 10, कितना आ जाएगा? 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। समझ में आया? तो यहां से हमारा निकल गया त्वरण, यहां से निकल गई नॉर्मल रिएक्शन। ठीक, इतना बड़ा समझाने में लग रहा है आपको? डायरेक्ट करेंगे तो क्या करना है? ऊपर की तरफ n, ऊपर की तरफ 80, n प्लस 80 इक्वल्स टू 100, खत्म, यहाँ से नॉर्मल रिएक्शन आ गई। इधर की तरफ 60, इधर की तरफ 20, कितना नेट फोर्स कितना आया? 40, एक्सेलरेशन आ गया 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। जल्दी जल्दी स्पीड बढ़ाना अपनी, ठीक है? अब आएगा मजा। देखो राजपाल यादव बोल रहे हैं अब आएगा मजा, इस क्वेश्चन को कैसे करोगे? यहाँ तो दो दो डायरेक्शन में फोर्स लगा रखे हैं, अब कैसे करोगे भाई? इसको नहीं पता कि भाई हमने सीख लिया कि कंपोनेंट में तोड़ते हैं, इसको नहीं पता राजपाल यादव को कि हमने सीख चुके हैं कि कंपोनेंट में तोड़कर कैसे आंसर निकाला जाता है। हमको पता है तीसरी डायरेक्शन में फोर्स लग रहे हैं, 20 न्यूटन का ऊपर इधर लग रहा है, 50 न्यूटन का इधर लग रहा है, ठीक है, 37 डिग्री कोण पे, इधर 30 डिग्री कोण पे। तो ये क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क के लिए दे रहा हूं, ठीक है, ये क्वेश्चन होमवर्क के लिए है, होमवर्क में करिएगा, इसको ट्राई करिएगा और कुछ नहीं करना, वही कंपोनेंट में तोड़ना, इधर कंपोनेंट निकालना, इसका इधर कंपोनेंट निकालना, इसका इधर कंपोनेंट निकाल लेना, इसका इधर कंपोनेंट निकाल लेना। नीचे की तरफ mg लग रहा होगा, ऊपर की तरफ नॉर्मल रिएक्शन लग रही होगी। सेम जिस जैसे जो कंसेप्ट मैंने पहले वाले क्वेश्चन में बताया है वही कंसेप्ट यहाँ लगेगा, ठीक है? तो होमवर्क में है आपका क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को करके देखना, होता है तो ठीक है, वरना तो हम ही हो जाएगा आपसे। नॉर्मल है ना यार, कुछ नहीं करना, इसके जैसा ही तो है। इसमें भी तो हमने कंपोनेंट लिया ना, इसमें दो 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 फोर्स आ गए तो दो दिशाओं में कंपोनेंट लेने पड़ेंगे, इधर भी कंपोनेंट लोगे, इधर भी कंपोनेंट लोगे। चलो अब हम इंक्लाइंड प्लेन की बात कर लेते हैं। इंक्लाइंड प्लेन क्या होता है? इंक्लाइंड प्लेन मतलब आनत तल, सुना होगा आपने आनत तल के बारे में। आनत तल कुछ नहीं होता, झुका हुआ तल। फिसल पट्टी देखी है? फिसल पट्टी आनत तल ही होती है, कि कोई चीज अगर झुकी हुई है तो उसको आनत तल बोलेंगे। देखो ऐसे, जैसे कि मान लो ये फिसल पट्टी है हमारी, ये फिसल पट्टी है, कोई आनत तल है ये, ठीक है? तो यहाँ पर आपको ये एंगल थीटा दिया हुआ होता है, एंगल थीटा दिया हुआ होता है। थीटा निकालने के लिए क्या करते हैं, जैसे कि मान लो ये अगर एक्स है, इसका कर्ण एक्स है, इसको कर्ण बोलते हो ना आप, सबसे बड़ी भुजा, ये आधार हो गया। अगर ये 1 मान लेते हैं हम, तो यहां से एंगल ऑफ इंक्लिनेशन कैसे निकालोगे? झुकाव कोण, झुकाव कोण कैसे निकालोगे भाई? साइन थीटा, क्योंकि कर्ण क्या होता है? लंब बटे कर्ण, ये तो करते हो। तो लंब कितना है? एक, कर्ण कितना है? एक्स, तो साइन थीटा कैसे निकालोगे? 1/x। तो ऐसा त्रिभुज जिसमें एक भुजा x है और एक भुजा 1 है, उसमें झुकाव कोण कितना होता है? 1/x। इसको बोलते हैं इंक्लिनेशन इज 1 in x, इसको मैं 1 in x भी बोल सकता हूँ, 1 in x, कि 1 in x इक्वल्स टू थीटा, ठीक है? मतलब अगर आपको झुकाव कोण निकालना है ना, तो साइन थीटा निकाल दो यहाँ से ऐसे। अगर आपको x दे रखा हो, x ये दे रखा हो, 1 ये दे रखा हो, तो क्या करना पड़ेगा? साइन थीटा इक्वल्स टू 1/x, इंक्लिनेशन, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन निकाल दो यहाँ से। ये देखो आनत तल में दो दिशाएं होती है, एक तो ये वाली दिशा है आनत तल, आनत तल झुका हुआ तल होता है। तो ये देखो इसमें, इसमें मान लो मैंने इस आनत तल पे जिसका झुकाव कोण थीटा है, झुकाव कोण थीटा है, उस पर एक ब्लॉक रख दिया m मास का, m मास का ब्लॉक रख दिया। अगर मैंने इसमें m मास का ब्लॉक रख दिया तो हमारा ब्लॉक कैसे स्लाइड करेगा? मान लो ये ब्लॉक मैंने रख दिया तो ऐसे स्लाइड करेगा ना, ऐसे तो स्लाइड करेगा ऐसे, ठीक है? तो एक गति किधर हो रही है? इधर। गति किधर हो रही है? इधर। गति किधर हो रही है? इधर। तो इसके बोलते हैं, इसको बोलते हैं आनत तल के समानांतर, ये जो दिशा होती है, ये जो दिशा होती है, ये होती है आनत तल के समानांतर, ठीक है? तो आनत तल के समांतर, और ये दिशा आनत तल के लंबवत है, तो ये दिशा होती है आनत तल के लंबवत। ठीक, ठीक। अब अगर इसका द्रव्यमान m है, इसका द्रव्यमान m है भाई, तो देखो इसका द्रव्यमान अगर m है तो मुझे बताओ, क्या इसका द्रव्यमान अगर m है
तो इस द्रव्यमान पर ग्रेविटी किधर लगेगी? धरती माता किधर खींचेगी? क्या इधर खींचेगी? नहीं भाई, धरती माता तो हमेशा नीचे की तरफ ही खींचती है। क्या इधर उधर थोड़ी ना खींचती है, धरती माता तो हमेशा नीचे की तरफ ही खींचती है। तो इस पे नीचे की तरफ mg वर्क कर रहा होगा। तो नीचे, सॉरी, इस पे नीचे की तरफ कितना बल लग रहा होगा? नीचे की तरफ लग रहा होगा mg लग रहा होगा। ठीक, देखो ये मेरा आनत कोण, आनत तल है। तो जितना आनत तल है तो जितना कोण ये होता है, मैंने बताया था आपको कि जितना कोण ये होता है उतना ही कोण ये होता है। ठीक, अगर मैं इसके लंबवत मान लो, देखो पीछे वाले डायग्राम में बताता हूँ आपको। तो ये जो लंबवत है, आनत तल के लंबवत प्लेन है, मैं इसके लंबवत एक प्लेन बना दिया, एक रेखा खींच दी इसके लंबवत। तो जितना कोण ये थीटा होता है उतना कोण ये थीटा होता है। ठीक, तो जितना कोण अगर ये है थीटा तो उतना कोण ही ये होता है। तो आगे चलते हैं, ये कोण जितना थीटा है ये कोण ही उतना थीटा होगा। तो अब अगर मैं इधर की तरफ इसके घटक लेना चाहूं तो कितना आएगा? mg cos थीटा। एक घटक इस रेखा के लंबवत आएगा तो कितना आएगा? mg sin थीटा। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि आनत तल के समानांतर घटक कितना है, तो क्या बोलोगे? आनत तल के समांतर, ठीक है। तो आनत तल के समांतर, आनत तल के समांतर बल कितना हो जाएगा बताओ? mg sin थीटा, क्योंकि mg sin थीटा आनत तल के समांतर है ना। मैंने भी बताया था कि ये जो प्लेन होता है वो आनत तल के समांतर होता है। अच्छा, आनत तल के लंबवत बल कितना लगेगा? आनत तल के लंबवत बल कितना लगेगा? mg cos थीटा। अच्छा मुझे बताओ, हमारा ब्लॉक जो है वो जाएगा कैसे? जैसे मान लो मैंने इस पेन को छोड़ दिया तो ये तो ऐसे आएगा, ऐसे आएगा। तो ये गति किधर कर रहा है? आनत तल के समांतर। मतलब इसको नीचे कौन लेके जा रहा है? इसको लेके जा रहा है mg sin थीटा। mg sin थीटा लेके जा रहा है ना भाई, mg sin थीटा लेके जा रहा है। तो अगर मैं बोलूं कि इसका त्वरण बता दो, तो त्वरण कैसे निकालोगे? ये किस फोर्स के अंतर्गत गति कर रहा है? ये भाई mg sin थीटा के कारण ये नीचे जा रहा है। ये ब्लॉक जो है वो यहां से यहां किस के कारण आ रहा है? mg sin थीटा के कारण। ये ऊपर नीचे तो जा नहीं रहा, तो ये फोर्स लगेगा। तो फोर्स को हम क्या लिखते हैं? ma बराबर mg sin थीटा। तो m से m कैंसिल हो गया, तो एक्सीलरेशन कितना आ गया? त्वरण कितना आ गया? g sin थीटा। तो याद रखना, और ये जो त्वरण है क्या ये द्रव्यमान पे डिपेंड कर रहा है? द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है। ठीक है, तो अगर कोई ब्लॉक है, कोई वस्तु है, अगर किसी तिरछे तल पे रखी हुई है, किसी फिसल पट्टी पे रखी हुई है, किसी इंक्लाइंड आनत तल पे रखी हुई है, और आपसे पूछ लिया कि उसका त्वरण कितना होगा अगर मैं उसको छोड़ूं, और अगर ये सरफेस फ्रिक्शन लेस है, मतलब घर्षण रहित सरफेस है, ठीक है। तो ये घर्षण रहित सरफेस की बात कर रहा हूं अभी यहाँ पे, ठीक है। कोई घर्षण नहीं लग रहा है यहाँ पर, यहाँ पर कोई घर्षण नहीं लग रहा है, ये घर्षण रहित सरफेस है। ठीक है, तो जब घर्षण रहित सरफेस होती है, घर्षण रहित सतह होती है, तो ये जो पेन है नीचे आ रहा है, देखो मैंने छोड़ा इसको, नीचे आ गया। किस त्वरण से आ रहा है? जी साइन थीटा। अब चाहे वो 5 किलो का पत्थर हो, 10 किलो का हो, 20 किलो का हो, हमेशा त्वरण जी साइन थीटा ही होगा। याद रखना, हमेशा त्वरण जी साइन थीटा होता है। ये त्वरण किस पे डिपेंड नहीं करेगा? ये त्वरण उसके द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करेगा। चाहे 5 किलो, चाहे किसी हाथी को छोड़ो ऊपर से, चाहे किसी चींटी को छोड़ो, वो किस त्वरण से नीचे आएगी? जी साइन थीटा से ही नीचे आएगा। ठीक है, तो मैं अगर आपसे पूछ लूं कि 5 किलो का पत्थर रखा हुआ है, एक 2 किलो का पत्थर रखा हुआ है, जैसे कि मान लो मैंने एक तल बना दिया, ठीक है, उस पे मैंने एक 2 किलो का पत्थर रख दिया, ठीक है, उसको छोड़ दिया, तुरंत बता दो ए इक्वल टू जी साइन थीटा। सिंपल, थीटा क्या होगा? जो ये एंगल बना रहा होगा यहाँ पर, ये वाला थीटा हो जाएगा। ठीक है, तो त्वरण कितना होगा? जी साइन थीटा। याद रखना, जब किसी 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 वस्तु को किसी आनत तल पर छोड़ा जाता है फिसलने के लिए, तो उसका त्वरण जी साइन थीटा होता है। याद रखना ये बात। ठीक है, आगे क्वेश्चंस में काम में आएगी। चलो ये क्वेश्चन हम करके देखते हैं। देखो हमारे पास एक क्वेश्चन दे रखा है हमको, इसमें बोल रखा है कि एक m द्रव्यमान का ब्लॉक है। देखो m द्रव्यमान का ब्लॉक है, इंग्लिश में लिख रखा है, लेकिन कोई बात नहीं, मैं समझा रहा हूँ आपको, हिंदी में समझा दूंगा। ठीक है, एक ब्लॉक ऑफ मास m द्रव्यमान, मतलब एक m द्रव्यमान का एक ब्लॉक दे रखा है, ठीक, इज रिलीज्ड फ्रॉम द टॉप ऑफ द इंक्लाइंड प्लेन एज शोन इन द फिगर।
ठीक है। तो m द्रव्यमान का ब्लॉक है, इस एक इंक्लाइन प्लेन के टॉप पे रखा हुआ है, इसको यहां से छोड़ा गया, इसको यहां से छोड़ा गया, जब रिलीज किया जाता है तो इसको जमीन पर पहुंचने में कितना टाइम लगेगा। देखो ये ऐसे देखो जमीन पर आ गया, कैसे आया देखो, दोबारा देखना, देखना दोबारा कैसे आएगा जमीन पर, ये देखो आ गया, दोबारा देखो जादू। इस ब्लॉक को जमीन पर, पहले यहां पर था, अब जमीन पर जाने में कितना टाइम लगेगा, तो अपने को ये निकालना है। ठीक है, अब मैंने आपको बताया कि भाई अपने को यहाँ पर इसकी 40 मीटर तो इसकी डिस्टेंस दे रखी है, दूरी दे रखी है, कि इसने कितनी दूरी तय की, 40 मीटर दूरी तय की। देखो कितनी दूरी तय की, 40 मीटर दूरी तय की। ठीक है भाई, मतलब यहां पर अपने को डिस्टेंस दे रखी है 40 मीटर। ठीक है, अच्छा इसका त्वरण दे रखा है, इसका त्वरण दे रखा है, किस त्वरण से नीचे आ रहा है ये। अरे यार इसका त्वरण तो दे नहीं रखा, लेकिन हमको पता है सर कि जब किसी ब्लॉक को छोड़ा जाता है तो कितने त्वरण से नीचे आ रहा है, जी साइन थीटा। तो त्वरण कितना हो गया, जी साइन थीटा, मतलब कितना हो गया, जी कितना होता है 10 साइन 30 डिग्री। थीटा कितना दे रखा है 30 डिग्री, तो साइन 30 डिग्री, बताओ 10 मल्टीप्लाइड 1/2 कितना हो जाएगा 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब क्या आपने आपको डिस्टेंस दे रखी है कि ब्लॉक ने कितनी दूरी तय की, 40 मीटर दूरी तय की, तुरंत दे रखा है, दे रखा है। क्या इसका प्रारंभिक वेग यहाँ पर 0 था, भाई ब्लॉक पहले 0 रखा हुआ था ना, आराम से रखा हुआ था, बैठा हुआ था, इसको छोड़ दिया यहाँ से, इसको यहाँ से छोड़ दिया, 40 मीटर दूरी तय की इसने, अच्छा डिस्टेंस आ गई। इसका प्रारंभिक वेग कितना था 0, छोड़ा ना इसको, देखो हमने यहाँ से इसको छोड़ा, प्रारंभिक वेग कितना था 0। अंतिम वेग का क्या करना है, अंतिम वेग का तो कुछ करना ही नहीं है। अच्छा तो अपने को तो टाइम निकालना है ना भाई, टाइम निकालना है। अब कौन सा ऐसा फॉर्मूला है जिसमें प्रारंभिक वेग काम में आता हो, दूरी काम में आती हो, त्वरण काम में आता हो और टाइम निकाल सकते हो। न्यूटन का गति का समीकरण पढ़ा है, न्यूटन की गति के समीकरण 3 पढ़े हैं ना, जो 200-300 साल पहले पढ़े थे आपने। किस लिए पढ़े थे आपने 200-300 साल पहले न्यूटन की गति के समीकरण, इसलिए तो पढ़े थे ताकि आज काम में आ सके। देखो हाँ 200-300 साल पहले पढ़े थे ठीक है, तो चलो सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन लगाओ। सेकेंड इक्वेशन s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अच्छा यहाँ पर u तो 0 है, तो ये वाली टर्म तो 0 हो जाएगी। अच्छा तो क्या बच गया, s इक्वल्स टू हाफ ए टी स्क्वायर। क्या निकालना है, टाइम निकालना है, देखो पूछा है ना, एंड फाइंड टाइम टेकन बाय द ब्लॉक टू रीच ऑन ग्राउंड, कि ग्राउंड पर पहुंचने में, ग्राउंड तक पहुंचने में इस ब्लॉक को कितना टाइम लगेगा, इसको पहुंचने में कितना टाइम लगेगा भाई, वो बता दो हमको। तो ठीक है, हम तुहार को वही बता देते हैं। तो s बराबर कितना है 40 मीटर इक्वल्स टू 1/2, एक्सीलरेशन कितना हुआ, त्वरण कितना है 5, अभी तो निकाला हमने 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अच्छा t कितना है, t तो हमको निकालना है। ठीक है भाई, 5 से काटो इसको 8, ये 2 ऊपर जाएगा, इधर चल जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 16 इक्वल्स टू टी स्क्वायर। तो टी की वैल्यू कितनी आ गई 4 सेकेंड, मतलब 4 सेकंड लगेंगे इसको यहां से यहां तक आने में, 4 सेकंड बाद में ये यहां पहुंच जाएगा भाई। ठीक है, समझ में आ गया ऐसा क्वेश्चन। चलो एक और क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, देखो भाई ये वाला क्वेश्चन अपने को दे रखा है, इसमें क्या कर रखा है कि इस ब्लॉक पर एक फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है 40 न्यूटन का, ग्रेविटी के अलावा। इस पर ग्रेविटी तो लगी रही होगी, देखो ग्रेविटी कैसे लग रही होगी कि इस डायरेक्शन में देखो, इस पर कितना फोर्स लग रही होगी, ग्रेविटी कितना फोर्स लगा रही होगी, नीचे की तरफ लगती है हमेशा mg, तो मैं तो हमेशा इसके लंबवत निकालूंगा, तो ये अगर 37 डिग्री है तो ये भी 37 डिग्री होगा, ये भी 37 डिग्री होगा ना। तो ये कौन सा आएगा कंपोनेंट इसका, इसके घटक लेंगे हम, तो इसका इधर इधर वाला घटक कितना आएगा mg cos थीटा, और इसके लंबवत इधर घटक कितना आएगा mg sin थीटा। अब इसने पूछा क्या है आपसे, एक तो त्वरण पूछा है कि एक तो हमें त्वरण बता दो कि इस ब्लॉक का त्वरण कितना है। अब डायरेक्ट हमें बोल मत देना जी साइन थीटा, जी साइन थीटा तब आता है जब कोई बाह्य फोर्स ना लग रहा हो, यहाँ पर एफ लग रहा है, बाह्य फोर्स लगा रखा है, तो जी साइन थीटा नहीं आएगा, कुछ अलग आएगा। ठीक है, नॉर्मल रिएक्शन एक्टिंग ऑन इट, एक नॉर्मल रिएक्शन लगानी है। अब मुझे बताओ नॉर्मल रिएक्शन कहाँ लगती है, जैसे कि मान लो ये मेरा फोन है, फोन है, अच्छा नॉर्मल रिएक्शन कहाँ लगेगी, ये ब्लॉक रखा हुआ है, नॉर्मल रिएक्शन तो परपेंडिकुलर लगेगी ना, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, तो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में हमेशा नॉर्मल रिएक्शन लगती है, मतलब सतह के लंबवत लगती है हमेशा। तो ये सतह है, इसके लंबवत हमेशा नॉर्मल रिएक्शन लगेगी, तो नॉर्मल रिएक्शन निकालनी है। ठीक है भाई, इधर mg sin थीटा लग रहा है, इधर mg cos थीटा लग रहा है। ठीक है, अच्छा mg cos थीटा की वैल्यू तो बता दो, m कितना है, मास कितना है ब्लॉक का, मास 10 kg, 10 kg का ब्लॉक दे रखा है, तो 10 मल्टीप्लाइड, अलग बना लेते हैं,
अलग बना लेते हैं, देखो अलग बना लेते हैं, इसको खराब नहीं करते हैं अपन, ये तो क्वेश्चन रहने दो आपका, ठीक है। समझ गए ना कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं इस पर, अलग बना लेते हैं। देखो भाई ये हमारा 10 kg का ब्लॉक है, ये 10 kg का ब्लॉक है हमारा, ऊपर की तरफ नॉर्मल रिएक्शन लग रही है। अच्छा इधर की तरफ नीचे की तरफ कितना लग रहा है इसमें mg, तो mg का कंपोनेंट इधर कितना लग रहा है, इधर कितना लग रहा है mg, ये कितना कोण दे रखा है 37 डिग्री कोण दे रखा है, तो इस डायरेक्शन में कितना हो जाएगा, ये भी कोण कितना हो जाएगा 37 डिग्री, तो इधर कितना हो जाएगा mg cos 37। चलो वैल्यू बताओ, cos 37 की वैल्यू पता ही नहीं है सर, अरे cos 37 की वैल्यू बताओ, cos 37 की वैल्यू, वो ट्राइंगल बनाओ, ट्राइंगल बना के देख लिया, ये 37 डिग्री, तो ये 3 ये 4 ये 5, तो cos 37 की वैल्यू निकालनी है, 4/5 आ जाएगी ना, तो cos 37 4/5, तो m कितना है 10, g कितना है 10, 4/5 कितना आएगा 5 2 जा 2 80 न्यूटन, 80 न्यूटन आएगा। चलो ठीक है, एक इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में भी तो आएगा घटक, एक इधर भी तो घटक आएगा ना, हाँ चलो बताओ कितना घटक आएगा, एम जी साइन थीटा, मतलब कितना निकलेगा, m कितना है 10 इंटू 10 इंटू साइन 30 की वैल्यू, साइन 37 की वैल्यू कितनी होती है 3/5, तो कितना निकल जाएगा 5 2 जा 10, तो हो जाएगा 60 न्यूटन। मतलब इस डायरेक्शन में कितना फोर्स लग रहा है 60 न्यूटन, इस डायरेक्शन में कितना लग रहा है 80 न्यूटन। इतना समझ में आया, इतना समझ में आया। चलो पेन का कलर चेंज कर लेता हूं मैं, क्योंकि अभी हमें एफ फोर्स भी लगाना है ना अभी। देखो अब इधर से हमारे ऊपर एफ फोर्स भी लग रहा है, इस ब्लॉक पे एफ फोर्स भी लगा रखा है इन्होंने। अच्छा एफ फोर्स लगा रखा है, तो क्या मैं ऐसे बता सकता हूँ कि ये जो पैरेलल है, ये जो लाइन है इंक्लाइंड प्लेन की लाइन है, इसके ये इस डायरेक्शन में लग रहा है फोर्स, इस डायरेक्शन में लग रहा है ना, ये जो एफ है वो इस डायरेक्शन में तो लग रहा है, इसके इस लाइन के पैरेलल हो गया ना ये फोर्स, इस लाइन के पैरेलल हो गया। तो मैं क्या करूं, क्या इस लाइन के पैरेलल फोर्स लग रहा है, देखो यहाँ पे एफ लग रहा है, तो ये वाली लाइन और ये वाली लाइन पैरेलल है एक दूसरे के समांतर है, तो क्या मैं इस वाली लाइन को यहां पर बना सकता हूं, बना दिया। तो अगर ये 37 डिग्री है तो ये भी कितना हो जाएगा 37 डिग्री। अच्छा फोर्स लग रहा है इधर से, तो इसका ये घटक ये घटक कौन सा आएगा कोस वाला घटक, इस फोर्स का कोस वाला घटक 37 डिग्री वाला घटक कितना आएगा एफ कोस 37। अच्छा एक लंबवत घटक भी तो आएगा नीचे की तरफ, तो एक लंबवत घटक भी आएगा, कितना आएगा एफ साइन 37। ठीक है, तो अब देखो इसमें ये चार फोर्स ये इस फोर्स के कंपोनेंट और आ गए हैं, इनको भी ऐड करना पड़ेगा, थोड़ा गिचमिच हो गया ना यार, कोई नहीं ठीक है। मतलब इस डायरेक्शन में भी एक फोर्स आ जाएगा इसका, एक इस डायरेक्शन भी फोर्स आ जाएगा, ठीक है। तो बताओ एफ कोस 37 कितना हो जाएगा 40, कोस 37 की वैल्यू, कोस 37 की वैल्यू 4/5, तो 5 एट 32 न्यूटन। अच्छा नीचे की तरफ कितना आएगा, नीचे की तरफ आएगा आपका नीचे की तरफ आएगा आपका एफ साइन 37 की वैल्यू कितनी होगी, एफ कितना है 40 इंटू 3/5 कितना हो जाएगा 24 न्यूटन। तो देखो दोबारा मैं बना देता हूँ ये डायग्राम, यहाँ पे एक और दोबारा डायग्राम बना देता हूँ मैं, कि इस ब्लॉक पे इधर बना रहा हूँ कि ये जो ब्लॉक है हमारा, ये जो ब्लॉक है हमारा, इस पे इस डायरेक्शन में इस दिशा में टोटल फोर्स कितना लग रहा है बताओ, कौन सा फोर्स लग रहा है, केवल इधर 32 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, मतलब इधर तो 32 न्यूटन का फोर्स लग रहा है। अब ये मैं सोचा करो कि मैं इस फोर्स को यहाँ पे क्यों लगा रहा हूँ, अरे भाई ये इस ब्लॉक पे लग रहा है ना, तो कहीं पे भी दिखा दो, बस उसके पैरेलल उसके समांतर होना चाहिए, 32 न्यूटन का फोर्स इधर लग रहा है। अच्छा तो नीचे की तरफ कितना फोर्स लग रहा है, इधर की तरफ, इधर की तरफ एक तो क्या 60 न्यूटन लग रहा है, ठीक है 60 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, ठीक है। अच्छा नीचे की तरफ इधर कितना लग रहा है, एक तो 80 न्यूटन का, देखो ये 80 न्यूटन का लग रहा है, एक इधर की तरफ ये 24 न्यूटन का भी लग रहा है, देखो नीचे की तरफ तो लग रहा है, मतलब नीचे की तरफ इधर की तरफ ये 24 न्यूटन का फोर्स और लग रहा है। अच्छा ऊपर की तरफ कितना फोर्स लग रहा है, ऊपर की तरफ तो केवल एक न्यूटन मतलब एन लग रहा है, नॉर्मल फोर्स लग रहा है, तो बस ये 1 2 3 4 5 फोर्स इस पे लग रहा है।
अब तो फोर्स इक्वेशन बना दो, नेट परिणामी फोर्स निकाल लो। अच्छा, नॉर्मल रिएक्शन किसके बराबर होगा, ये किसके बराबर होगा, नीचे वाले फोर्स के बराबर। ठीक है, तो नॉर्मल रिएक्शन तो आ जाएगी अपने पास कि 24 प्लस 80 कितना हो जाएगा, 104 न्यूटन। नॉर्मल रिएक्शन आ गई या नॉर्मल फोर्स आ गया। अब एक्सीलरेशन निकालना है। इस ब्लॉक को 32 न्यूटन से कोई ऊपर खींच रहा है और 60 न्यूटन से कोई नीचे खींच रहा है, तो कि जाएगा किधर, 60 न्यूटन की तरफ। तो 60 न्यूटन की तरफ ये नीचे जाएगा, तो मतलब त्वरण किधर आएगा, नीचे की तरफ आएगा ना त्वरण। त्वरण निकालने के लिए क्या करोगे, एफ नेट निकाल लो पहले। तो एफ नेट क्या होगा, 60 माइनस 32। एफ नेट क्या होता है, एम ए। 60 में से 32 गए तो कितना बचा, 28। तो एम कितना है 10, ए इक्वल्स टू 28। तो ए कितना आ जाएगा 2.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्या त्वरण आ गया। थोड़ा सा टफ क्वेश्चन था, ये आपके नीट में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, लेकिन जल्दी हो जाता है ये, अगर मतलब समझाने में इतना लंबा हो गया, वरना कंपोनेंट तोड़ के जल्दी से आप बस ये बनाना होता है, जल्दी से बन जाएगा आपका ये क्वेश्चन। ये जो प्रैक्टिस हो जाएगी जब आपकी, तब आपको ये जो चीज है ये जल्दी से बनानी होती है, किस किस डायरेक्शन में कितना फोर्स लग रहा है। फिर तो नेट फोर्स निकालना है, एक्सीलरेशन निकाल दिया और नॉर्मल डायरेक्शन निकाल दी। ठीक, निकाल लिया हमने। चलो अब हम नए कंसेप्ट की बात करते हैं, एक अगले कंसेप्ट की बात करते हैं, अपेरेंट वेट की। अपेरेंट वेट की। अब सर अपेरेंट वेट क्या होता है, अपेरेंट वेट क्या होता है। अपेरेंट वेट आभासी भार या प्रभावी भार। ये मैंने आपके सामने एक वेइंग मशीन बना रखी है, भार तोलने की मशीन। एक भार तोलने की मशीन मैंने बना रखी है। ठीक, तो भार तोलने की मशीन मैंने बना दी है। तो आप जब वेट मशीन पे खड़ते हो, वेइंग मशीन पे खड़े होते हो, तो आपको वेट बताती है कि आपका जो वेट है वो 60 किलो है, आपका वेट 50 किलो है, आपका वेट 80 किलो है, आपका वेट 100 किलो है। ठीक है, तो वो क्या बता रही होती है, जैसे कि मान लो एक लड़का है, वो जाके और वो जाके इस वेइंग मशीन पे खड़ा हो गया। ठीक, वेइंग मशीन पे जाके खड़ा हो गया, ये वेइंग मशीन है हमारी। ठीक है, तो वेइंग मशीन पे इस वेइंग मशीन पे जाके खड़ा हो गया, तो वेइंग मशीन के ऊपर क्या नॉर्मल रिएक्शन नहीं लगेगी, इस बच्चे पे क्या इधर की तरफ mg नहीं लग रहा होगा, नीचे गुरुत्वाकर्षण बल नहीं लग रहा होगा। जब इस पे गुरुत्वाकर्षण बल लगेगा तो ऊपर की तरफ कितना फोर्स लगाएगी, n फोर्स लगाएगी, n फोर्स लगाएगी। मतलब ये जो बच्चा है इसको दबा रहा होगा, वेइंग मशीन को दबा रहा होगा, तो वेइंग मशीन के ऊपर फोर्स लगा रहा होगा। ठीक है, तो याद रखना वेइंग मशीन जो होती है वो क्या नापती है, वो वजन नहीं नापती, वो वजन नहीं नापती, वो क्या नापती है, मतलब जो हमारी भार तोलने की मशीन होती है वो क्या नापती है, वो नॉर्मल रिएक्शन नापती है कि उसके ऊपर कितनी नॉर्मल रिएक्शन लग रही है। वो ये नापेगी कि एन कितना लग रहा है। तो वेइंग मशीन क्या नापती है, एन नापती है। अगर आदमी खड़ा हुआ है, हमारी वेइंग मशीन कहीं नहीं जा रही, केवल वेइंग मशीन पे खड़ा हुआ है, तो नॉर्मल रिएक्शन कितनी आ जाएगी, एन बराबर एम जी, एन बराबर एम जी। और यही तो वेट होता है ना, यही तो भार होता है ना आदमी का। आपको बोल दिया आपका वेट बता दो, तो क्या करोगे, अपने मास को जी से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपका वेट आ जाएगा। तो इस प्रकार से आप आभासी प्रभावी भार निकालते हो। इसको बोलते हैं अपरेंट वेट, कि मशीन को क्या लग रहा है कि मशीन के ऊपर कितना सामान रखा हुआ है। तो क्या निकालेगी, वो तो अपने ऊपर लगने वाली नॉर्मल रिएक्शन निकाल लेगी कि मेरे ऊपर इतनी नॉर्मल रिएक्शन लग रही है, उसकी वैल्यू ये पकड़ो, उसका मान ये है। तो मशीन के ऊपर लगने वाली नॉर्मल रिएक्शन का मान कितना है, mg के बराबर। चलो, मतलब देखो मैंने लिखा भी है कि रीडिंग ऑफ वेइंग मशीन इज द अपेरेंट वेट, मतलब वेइंग मशीन का जो मान होता है, वेइंग मशीन जो गणना करती है वो क्या होती है, अपेरेंट वेट होता है। ठीक है, मतलब कि मैं लिख सकता हूं कि वेइंग मशीन जो हमारा वेट होता है, जो वेट नापती है वेइंग मशीन, वो क्या होता है, नॉर्मल रिएक्शन होती है। अभी बताया ना मैंने, नॉर्मल रिएक्शन होती है। लिख भी देता हूं मैं यहाँ पर कि वेइंग मशीन मतलब भार तोलने की मशीन अपने ऊपर लगने वाली नॉर्मल रिएक्शन को मापती है। ठीक है, तो डब्ल्यू अपरेंट क्या हो गया, मतलब अपरेंट वेट क्या हो गया, जो नॉर्मल रिएक्शन उस पर लगा रहा है वो। ठीक है, अब इसको दो तरीके से बोल सकते हैं। आपसे कोई आपका वेट पूछे, आप क्या बोलोगे, मेरा वेट 50 किलो वेट है मेरा।
मेरा वेट 60 किलो वेट है, मेरा 70 किलो वेट है, 80 किलो वेट है, तो 80 किलो वेट आपने क्या बोला, देखो आपने क्या बोला, याद रखो मेरा वजन 80 किलो वेट है, मेरा 80 किलो वेट है, तो 80 केजी वेट बोला ना आपने, 80 केजी वेट बोला, तो केजी वेट इसकी यूनिट हो जाती है। ठीक है, मतलब अपना मास बता रहे हो, अपना वेट मास बता रहे हो कि मेरा मास 80 है और किलो वेट, अगर मैं इसको न्यूटन में बदलना चाहूं तो इसको 10 से मल्टीप्लाई कर दो, इसको जी से मल्टीप्लाई कर दो, इसको जी से मल्टीप्लाई कर दो, तो आपको न्यूटन में पता लग जाएगा कि 800 न्यूटन, अगर जी की वैल्यू मैंने 10 मानी है तो। ठीक है, तो जब किलो वेट को आपको केजी वेट को 1 केजी वेट को अगर आपको न्यूटन में बदलना हो तो या तो 9.8 से मल्टीप्लाई कर दो या फिर 10 से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, ये देखो, तो ऐसा यूनिट में तो इसकी यूनिट होती है न्यूटन, कि अगर मैं आपसे पूछूं आपका वेट कितना है तो आप कोई बोलेगा कि मेरा 800 न्यूटन वेट है, तो उसको किलोवाट में बदलोगे तो 800 में 10 का भाग दे दोगे तो बोल दोगे 80 किलो वेट है। ठीक है, तो याद रखना जो हमारी वेइंग मशीन होती है वो क्या नापती है, वो नॉर्मल रिएक्शन नापती है कि उसके ऊपर कितनी नॉर्मल रिएक्शन लग रही है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, अब कुछ लिफ्ट के केस लेते हैं हम। याद रखना वेइंग मशीन क्या नापती है, नॉर्मल रिएक्शन नापती है। अब लिफ्ट में मैंने क्या किया, एक बच्चे को इस लिफ्ट में बिठा दिया, ये एक लिफ्ट है, ये एक लिफ्ट है, ठीक है, उसमें एक बच्चे को बिठा दिया मैंने, और मेरे को हम पर अब आभासी भार निकाल रहे हैं, अपरेंट वेट ही निकाल रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, तो मैंने क्या किया, एक बच्चे को लिफ्ट में बिठा दिया। अब लिफ्ट में बिठाने के बाद में जैसे कि ये लिफ्ट है, तो लिफ्ट में अगर मैं मान लो किसी व्यक्ति को अगर लिफ्ट में बिठाऊंगा मैंने क्या किया, एक लिफ्ट ली, लिफ्ट में यहाँ पर नीचे वेइंग मशीन रख दी, भार तोलने की मशीन, और उस पर एक बच्चे को खड़ा कर दिया। ठीक, उस पर एक बच्चे को खड़ा कर दिया, तो बताओ लिफ्ट अगर रुकी हुई है, मान लो लिफ्ट अगर रुकी हुई है तो नीचे की तरफ क्या लगेगा लिफ्ट पे, यहाँ पे इसका वेट होगा, इस आदमी का वेट होगा नीचे की तरफ, इस आदमी पे नीचे की तरफ कौन सा बल लग रहा होगा, गुरुत्वाकर्षण बल, मतलब mg नीचे की तरफ लग रहा होगा। अच्छा, तो ये मशीन ऊपर, ये सर्फ मशीन की जो सरफेस है इसके ऊपर नॉर्मल रिएक्शन लगाएगी, बिल्कुल लगाएगी सर, तो नॉर्मल रिएक्शन ऊपर की तरफ एंड नॉर्मल रिएक्शन लगेगी। ठीक है, अब अगर मशीन रुकी हुई है, मशीन खड़ी हुई है, एकदम खड़ी हुई है, तो नॉर्मल रिएक्शन कितनी होगी, नॉर्मल रिएक्शन कितनी होगी, mg के बराबर, पढ़ा ना अभी, तो नॉर्मल रिएक्शन किसके बराबर होगी, mg के। लेकिन पहला केस हमें दे रखा है इसमें कि यदि लिफ्ट स्थिर है, तो जब स्थिर है तो नॉर्मल रिएक्शन आ गई mg, मतलब मशीन क्या बताएगी हमको कि भाई जो मेरे ऊपर खड़ा हुआ है इसका वेट है mg, क्योंकि मैं रुकी हुई हूं। तो और अगर नियत वेग से गतिशील हो तो, मतलब मशीन अगर नियत वेग से गतिशील हो तो, मतलब मशीन जा रही है, ये देखो मशीन ऊपर जा रही है, देखो मशीन ऊपर जा रही है, देखो मशीन ऊपर जा रही है, किससे, नियत वेग से, मतलब यहां पर नियत वेग से ऊपर जा रही है, नियत वेग से। तो मुझे बताओ जब वेग नियत होता है, जब वेग नियत होवे है भाई, तो त्वरण कितना होवे है, 0। वन ने पढ़ा होगा ना कि a इक्वल्स टू डी वी बाई डी टी, और अगर वेग नियत है, अगर वेग नियत है तो किसी नियत राशि का अगर अवकलन करोगे तो क्या आएगा, 0 ही आएगा। मेरे वेग नियत होने का मतलब है पहले भी 5 मीटर पर सेकंड था, अभी भी 5 मीटर पर सेकंड है, उसके बाद में भी 5 मीटर पर सेकंड ही है, वेग ना तो बढ़ रहा है और ना ही वेग घट रहा है, मतलब एक समान वेग से हमारी लिफ्ट ऊपर की तरफ जा रही है या फिर नीचे की तरफ जा रही है। तो जब जो हमारी लिफ्ट है वो अगर एक समान वेग से जा रही है तो क्या वेग में परिवर्तन हो रहा है, नहीं हो रहा, तो ए क्या होता है, त्वरण क्या होता है, वेग में परिवर्तन की दर। अब जब वेग में परिवर्तन ही नहीं हो रहा तो त्वरण तो 0 ही होगा ना भाई, ठीक है, तो त्वरण 0 होगा। ठीक है, तो अगर ये लिफ्ट मान लेते हैं, ये लिफ्ट ऊपर की तरफ जा रही है, किस त्वरण से, 0 त्वरण से, तो लिफ्ट ऊपर की तरफ जा रही है 0 त्वरण से, तो क्या इसके लिए फोर्स इक्वेशन बना सकते हो तुम लोग, फोर्स इक्वेशन बना सकते हो, क्या मैंने बल का समीकरण बनाना बताया है, फोर्स इक्वेशन, कि फोर्स इक्वेशन कैसे बनाते हैं, बल का समीकरण, अगर नहीं बताया तो ध्यान से देखना कि बल का समीकरण बनाने के लिए क्या करना पड़ता है। देखो भाई, नेट फोर्स कैसे निकालोगे, ऊपर की तरफ लगने वाला फोर्स माइनस नीचे की तरफ लगने वाला फोर्स। मैंने रॉकेट पढ़ाया है तो रॉकेट में बताया होगा मैंने आपको कि हाँ फोर्स इक्वेशन कैसे बनाओगे, ऊपर की तरफ लगने वाला बल माइनस नीचे की तरफ लगने वाला बल इक्वल्स टू नेट बल। तो बल का समीकरण कैसे निकालोगे, गति की दिशा में बल, हमेशा यही काम आएगा,
बल का समीकरण आपकी फिजिक्स के बहुत सारे क्वेश्चन सोल्व करा देगा। सिर्फ बल का समीकरण आपको बनाना आना चाहिए। पूरी एनएलएम में चाहे फॉर्मूले याद मत रखो, आप केवल बल का समीकरण निकालना याद रखो कि बल का समीकरण कैसे निकालते हैं। आपका एनएलएम का एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, सारे क्वेश्चन हो जाएंगे आपसे। ठीक, चलो, गति की दिशा में बल माइनस विपरीत दिशा में बल बराबर m इंटू ए, नेट बल। यही तो निकालते हो। चलो, गति की दिशा में कितना बल लग रहा है भाई? हमारी लिफ्ट ऊपर की तरफ जा रही है। लिफ्ट कहां जा रही है? लिफ्ट ऊपर की तरफ जा रही है। तो गति की दिशा में कितना बल है? देखो, ऊपर की तरफ जा रही है तो ऊपर की तरफ कितना बल लग रहा है? n। तो गति की दिशा में बल कितना हो गया? n माइनस विपरीत दिशा में कितना हो गया? mg बराबर m इंटू ए। अरे भाई, यहां पर त्वरण तो जीरो है, और जब त्वरण जीरो होगा तो ये वाली टर्म तो जीरो हो जाएगी। तो n माइनस एम जी बराबर बराबर जीरो। तो n बराबर mg, मतलब जब लिफ्ट नियत वेग से ऊपर जा रही हो तो वास्तविक वेट बताती है वो आदमी का कि उसके ऊपर जो खड़ा हुआ है उसका वास्तविक वेग कितना है, वेट कितना है, mg है। जब खड़ी हुई थी तो भी mg था, जब ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ एक समान वेग से जा रही है तो भी mg ही रहेगा। तो मतलब मान लो अगर आप किसी लिफ्ट में बैठे हुए हो, ठीक है, अगर आप किसी लिफ्ट में बैठे हुए हो और वो एक समान वेग से ऊपर जा रही है, ठीक है, तो आपका जो वजन होगा वो ही होगा जो आप नीचे खड़े होते हो ना, तब आपका वजन रहता है। तो आपका वजन कितना होगा? mg होगा। चलो, अब दूसरा केस देखते हैं। दूसरा केस देखते हैं हम कि यदि लिफ्ट ऊपर की ओर त्वरण a से गति कर रही हो। एक बात मुझे बताओ, लाइफ में कभी लिफ्ट में बैठे हो? लाइफ में कभी लिफ्ट में बैठे हो? जब आप लिफ्ट में बैठते हो और लिफ्ट ऊपर की तरफ जा रही होती है, फील करो कि आप लिफ्ट में खड़े हो और लिफ्ट ऊपर की तरफ जा रही है। याद करो उस पल को जब आप लिफ्ट में बैठे थे और लिफ्ट ऊपर की तरफ जा रही थी, तो वो क्या फील होता है कि यार मेरा वजन बढ़ गया, लगता है कोई मेरे को दबा रहा है ऊपर से। आपको लगता है ना कि आपका वजन बढ़ रहा है, आपको लगता है भारीपन लगता है शरीर में, क्या भारी होते जा रहे हो, मतलब कि आपका वजन बढ़ रहा होता है। ये तो फीलिंग की बात हो गई कि जब लिफ्ट ऊपर जाएगी, देखो ये लिफ्ट ऊपर जा रही है तो आदमी को क्या लगेगा कि उसका वजन बढ़ गया। अब कैसे बढ़ गया ये हम मैथमेटिकली निकाल के देखते हैं। देखो भाई, ये लिफ्ट अगर ऊपर की तरफ जा रही है, ये लिफ्ट अगर ऊपर की तरफ जा रही है, देखो ये लिफ्ट अगर ऊपर की तरफ ए त्वरण से जा रही है तो ऊपर की तरफ, इसलिए अगर मान लो मैं यहाँ पे एक वेइंग मशीन रख रखी है मैंने, तो नीचे की तरफ कितना बल लगेगा? mg। ऊपर की तरफ वेइंग मशीन पे कितना बल लग रहा होगा? नॉर्मल रिएक्शन। देखो ये मेरे पास लिफ्ट है, लिफ्ट में मैंने एक वेइंग मशीन रख रखी है, मतलब वजन तोलने की मशीन, उस पर एक आदमी को खड़ा कर रखा है, ठीक है। तो उस पर ऊपर की तरफ क्या लगेगा? नॉर्मल रिएक्शन। नीचे की तरफ क्या लगेगा? mg। हमको बोला है कि हमारी मशीन ऊपर जा रही है ए त्वरण से। चलो फोर्स इक्वेशन बनाओ। अगर मैं फोर्स इक्वेशन बनाऊंगा तो गति की दिशा में बल, अब बताओ गति किधर हो रही है? ये देखो ऊपर की तरफ हो रही है, तो ऊपर की तरफ ए त्वरण से जा रही है, तो गति की दिशा में बल कितना है? n माइनस विपरीत दिशा में बल कितना है? mg। तो माइनस विपरीत दिशा में बल mg इक्वल्स टू m इंटू ए। चलो ठीक है, हमको तो नॉर्मल रिएक्शन निकालनी है, हमको तो वेट निकालना है ना। और वेट क्या होता है? जितना मशीन पर जो नॉर्मल रिएक्शन लगती है उसी को हम वेट बोलते हैं। तो n बराबर एम जी प्लस एम ए। तो एम जी प्लस ए, यहां से एम कॉमन आ जाएगा। अरे मतलब जब मशीन ऊपर जा रही होती है, मशीन ऊपर जा रही होती है तो जी की वैल्यू बढ़ जाती है। ये देखो ना यहाँ पर जी प्लस ए हो गया। जब मशीन रुकी हुई थी तो आप पे त्वरण कितना लग रहा था? जी का। लेकिन जब ऊपर जा रही होती है तो आप पे त्वरण कितना लगता है? जी इफेक्टिव, जी प्लस ए, मतलब आप पे लगने वाला त्वरण बढ़ गया। और जब त्वरण बढ़ गया तो क्या नॉर्मल रिएक्शन एन की वैल्यू बढ़ जाएगी? बिल्कुल बढ़ जाएगी। तो आपको क्या लगेगा कि आपका वेट बढ़ गया। मशीन को क्या लगेगा कि अरे यार ऊपर से कोई ज्यादा वजन लगा रहा है। क्यों? क्योंकि उस पर लगने वाली नॉर्मल रिएक्शन बढ़ गई। अब मुझे बताओ कि अगर मशीन नीचे की तरफ आ रही हो तो, अगर मशीन, चलो इसमें एक सब केस में मैं आपको बता देता हूं कि जब मशीन ऊपर जा रही है तो ये तो ए त्वरण से जा रही है, ये पहला केस मैंने इसमें ले लिया। दूसरा केस इसी में, अगर ये त्वरण, मतलब त्वरण का मतलब क्या होता है? त्वरण का मतलब होता है स्पीड बढ़ रही है, स्पीड लगातार बढ़ रही है, ऊपर जैसे जैसे जा रही है वैसे वैसे स्पीड बढ़ रही है, त्वरित त्वरित हो रही है हमारी वस्तु, हमारी लिफ्ट त्वरित हो रही है। अब एक मैं मंदन का केस लेता हूं कि अगर
ऊपर की ओर ए त्वरण से या ए से मंडित हो रही है। अब मंडित होने का मतलब क्या है? मतलब कि स्पीड घट रही है, ऊपर जाते जाते स्पीड घट रही है। एक बात मुझे बताओ, जब आप किसी लिफ्ट में बैठे होते हो, फील करो लिफ्ट में बैठे हो, लिफ्ट ऊपर जा रही है और किसी फ्लोर पे पहुंचने वाली है, मतलब जब फ्लोर पे आएगी तो लिफ्ट में ब्रेक लगेंगे, और जब लिफ्ट ऊपर जाती जाती एकदम धीरे होने लगती है तो आपको क्या लगता है? अरे यार मेरा वेट घट गया। जैसे ही लिफ्ट रुकने वाली होती है, लिफ्ट में ब्रेक लगने स्टार्ट होते हैं, वो क्या लगता है? हल्का हल्का फील होता है जैसे कि आपका वेट कम हो गया। ऐसा होता है जब ऊपर जाते जाते लिफ्ट रुकने लगती है। तो देखते हैं कैसा होता है। देखो भाई, ऊपर जा रही है, ए से मंदित हो रही है, तो ये हमारी लिफ्ट है, ठीक है। इसमें ये आदमी खड़ा हुआ है, ऊपर की तरफ नॉर्मल रिएक्शन एन लग रही है, नीचे की तरफ mg लग रही है। अच्छा, ऊपर की तरफ जा रही है लेकिन मंदित हो रही है, मतलब मंदन हो रहा है, और जब मंदन हो रहा है होता है तो माइनस ए लेंगे। चलो नॉर्मल रिएक्शन बताओ, चलो फोर्स इक्वेशन बताओ। फोर्स इक्वेशन में क्या मैं ये लिख सकता हूं कि जब n बराबर एम जी माइनस ए, लिखा ना यहाँ पर, बस ए की जगह माइनस ए हो जाएगा, मतलब कि यहाँ पर जी की वैल्यू घट गई है। जब मशीन ऊपर जाते जाते स्पीड डाउन होने लगती है, रिटार्ड होने लगती है, मंदित हो रही होती है, तो जी की वैल्यू घट रही होती है। तो यहाँ पर जी इफेक्टिव क्या हो गया? जी माइनस ए, ठीक है। मतलब यहाँ पर वजन घटेगा या बढ़ेगा? वजन घट जाएगा, वजन घटेगा। आपको क्या फील होगा? आपका वजन बढ़ गया। और ऊपर वाले केस में वजन बढ़ेगा। ठीक है, चलो अब दूसरा केस लेते हैं। अब हमारी जो मशीन है वो नीचे आ रही है, मशीन नीचे आ रही है, ये देखो मशीन नीचे आ रही है, देखो मशीन नीचे आ रही है। देखो ध्यान से देखो, फील करो, फील कि हमारा जो लिफ्ट है वो नीचे आ रही है। याद करो, जब आप लिफ्ट में बैठे होते हो और लिफ्ट नीचे की तरफ आ रही होती है, यहाँ पर लिफ्ट क्या हो रही है? ए त्वरण से नीचे जा रही है, ठीक है। अब लिफ्ट अगर ए त्वरण से नीचे जा रही है भाई, तो नीचे जा रही है, देखो तो गति किधर हो रही है? नीचे की तरफ। वही ऊपर की तरफ एक नॉर्मल रिएक्शन लग रही होगी, नीचे की तरफ mg लग रहा होगा, और ए त्वरण से नीचे जा रही है। जब ए त्वरण से नीचे जा रही है, तो केस पहला लेता हूं मैं, जब ए त्वरण से नीचे जा रही है, तो मुझे बताओ फोर्स इक्वेशन बनाओ यहाँ पर। अगर यहाँ पर फोर्स इक्वेशन आप बनाओगे, तो फोर्स इक्वेशन में कलर चेंज कर लेता हूं। जब यहाँ पे फोर्स इक्वेशन आप बनाओगे, ठीक है, फोर्स इक्वेशन में क्या बनेगा? गति की दिशा में बल माइनस विपरीत दिशा में बल। तो गति की दिशा में बल क्या है? किधर बताओ? गति की दिशा में बल कितना लग रहा है? गति किधर हो रही है? देखो नीचे की तरफ, तो नीचे की तरफ कितना बल लग रहा है? mg। तो फोर्स इक्वेशन में ये लिखते हैं ना, गति की दिशा में बल माइनस विपरीत दिशा में बल इक्वल टू m इंटू ए। तो गति की दिशा में बल कितना लग रहा है? mg माइनस n बराबर ma। तो यहां से मेरे को तो n की वैल्यू निकालनी है, तो ठीक है n को इधर लेके जाओ, तो mg बराबर n प्लस ma। मुझे तो n की वैल्यू निकालनी है, तो n को तो इधर रख लो, बाकी ma को इधर ले जाओ, तो बन जाएगा mg माइनस ma। तो m कॉमन आ जाएगा, g माइनस a। अरे यार ये क्या निकला? g माइनस a। फील करो, जब लिफ्ट नीचे जा रही होती है, आप लिफ्ट में बैठे हो और लिफ्ट नीचे जा रही होती है, तो आपको क्या फील होता है? हल्का हल्का फील होता है ना, अरे यार मेरा वेट घट गया। ऐसा लगता है ना यार, वजन ही नहीं है आप में। फील होता है जब लिफ्ट नीचे जाती है एकदम से, तो आपको क्या लगता है? जब लिफ्ट नीचे जा रही होती है और उसकी स्पीड बढ़ रही होती है, त्वरण लिख रखा है मैंने, देखो यहाँ पर त्वरित, मतलब नीचे की ओर स्पीड बढ़ रही है, ठीक है, स्पीड बढ़ रही है, तो नीचे जा रही है और स्पीड लगातार बढ़ती जा रही है। अच्छा, तो यहाँ पर g माइनस ए हो गया, मतलब g माइनस ए मैं लिख सकता हूं यहाँ पे g इफेक्टिव कितना हो गया कि वस्तु पर इफेक्टिव त्वरण कितना लग रहा है, प्रभावी त्वरण कितना लग रहा है? g माइनस ए। जब त्वरण कम हो जाता है, वस्तु पर लगने वाला त्वरण कम हो गया, तो वस्तु का वेट बढ़ेगा या घटेगा? बताओ यहाँ पर नॉर्मल रिएक्शन बढ़ेगी या घटेगी? पहले
एक्चुअल वेट कितना था mg, अब कितना लग रहा है mg माइनस ma, तो यहाँ पर वजन घट गया है बढ़ गया, घटा रहे हैं ना कुछ तो घट गया ना, तो यहाँ पर वजन डिक्रीज हो जाएगा, घटेगा। ठीक, चलो इसमें सब केस लो। अब जैसे ही आप मान लो लिफ्ट में बैठे हो, लिफ्ट नीचे जा रही है और फर्स्ट फ्लोर आ गया और लिफ्ट रुकने वाली है एकदम से, तो लिफ्ट जब रुकने वाली होती है तो लिफ्ट में ब्रेक लगते हैं, और जब लिफ्ट में ब्रेक लगते हैं तो लिफ्ट धीरे होने लगती है, मतलब मंदन में आती है, मंदित होती है। तो मैं इसमें सब केस ले रहा हूं जब ए से मंदित हो रही हो, मतलब नीचे तो आ रही है, ए से मंदित हो रही है, मतलब नीचे तो आ रही है, देखो ये नीचे तो आ रही है लेकिन मंदन हो रहा है, मतलब कि धीरे, इसका जो त्वरण है वो नेगेटिव हो जाएगा यहाँ पर। तो जैसे ये लिफ्ट थी हमारी, लिफ्ट थी, आदमी बैठा हुआ है, नीचे की तरफ कितना फोर्स लग रहा है mg, ऊपर की तरफ कितना लग रहा है n, और नीचे की तरफ आ रही है मंदन से, तो मंदन में क्या लिखते हैं माइनस से लिखते हैं। चलो फोर्स इक्वेशन बताओ किधर आ रही है, देखो किधर आ रही है, नीचे की तरफ आ रही है, चलो नीचे की तरफ आ रही है तो हम नीचे की तरफ लगने वाला फोर्स कितना है mg माइनस ma, सॉरी mg माइनस ऊपर की तरफ लगने वाला फोर्स कितना है n इक्वल्स टू m इंटू माइनस ए। जब इसको सोल्व करोगे तो n की वैल्यू निकल के आएगी m g प्लस ए। याद करो जब लिफ्ट नीचे रुकने वाली होती है, जब किसी फ्लोर से आ रही है और रुकने वाली होती है तो मंदन हो रहा होता है। अब वो क्या फील होता है, जैसे ही लिफ्ट में ब्रेक लगते हैं वो क्या फील होता है, अरे यार ऊपर से किसी ने दबा दिया, मतलब कि आपका वेट बढ़ गया, फील होता है ना कि यार आपका वजन बढ़ गया है मेरा। ठीक है, तो मतलब यहाँ पे वजन बढ़ गया, क्यों, क्योंकि जी बढ़ गया, जी में ए ऐड हो गया, तो यहाँ पर जी इफेक्टिव क्या निकलेगा, जी इफेक्टिव निकलेगा जी प्लस ए। तो यहाँ पर वजन बढ़ेगा या घटेगा, वजन बढ़ जाएगा, तो वजन बढ़ेगा। नीट में काफी क्वेश्चंस इस कंसेप्ट से आता है, इस कंसेप्ट को ढंग से समझ लेना। ठीक है, जब नीचे जा रही होती है, ऊपर जा रही होती है, रुकी हुई है, त्वरित हो रही है, मंदित हो रही है, ये सारे कंसेप्ट मैंने आपको फील के साथ पढ़ा दिए हैं, सारा विजुअलाइज करा के कि ऊपर जा रही है, नीचे जा रही है, ऊपर कौन सा फोर्स लगता है, नॉर्मल रिएक्शन लगती है, नीचे की तरफ mg लग रहा है। ठीक है, तो सब फील के साथ कराया है मैंने, आपकी शीट में काफी क्वेश्चन है, करना। ठीक है, हो गया। चलो एक इसमें कुछ विशेष स्थितियां हैं कि जब नीचे की तरफ त्वरित गति की दो विशेष स्थितियां हैं, जब लिफ्ट स्वतंत्रता पूर्वक नीचे गिर रही होती है, मतलब नीचे जा रही होती है, अर्थात ऊर्ध्वाधर नीचे की और इसका त्वरण गुरुत्वीय त्वरण जी के बराबर हो। अब एक बात मुझे बताओ, मैंने यहाँ पर नीचे वाला फोर्स क्या निकाला है, नीचे की तरफ अगर जब जा रही होती है तो नॉर्मल रिएक्शन कितनी लगती है एम जी माइनस ए। अगर इसने क्या बोला है कि नीचे आ रही है और नीचे अगर इसका त्वरण जो है लिफ्ट का त्वरण जी के बराबर हो गया, मतलब अगर जी बराबर ए हो गया, अगर जी बराबर ए हो गया, तो जी अगर ए के बराबर हो गया या ए जी के बराबर हो गया तो नॉर्मल रिएक्शन कितनी हो जाएगी एन, जीरो, जीरो हो जाएगी ना, ये मामला तो जीरो हो जाएगा, तो नॉर्मल रिएक्शन जीरो हो जाएगी। मतलब जब स्वतंत्र रूप से गिरती है, तो स्वतंत्र रूप से गिरना क्या होता है, फ्री फॉल, फ्री फॉल का केस याद है, फ्री फॉल स्वतंत्र रूप से गिरना, जब त्वरण जी के बराबर हो जाता है, जब केवल ग्रेविटी काम कर रही होती है तो उसे क्या बोलते हैं, स्वतंत्र, स्वतंत्र रूप से गिरना बोलते हैं, भारहीनता बोलते हैं। तो मतलब जो मशीन रखी हुई है, लिफ्ट में जो मशीन आपने रख रखी है वजन तोलने के लिए, उसको क्या लगेगा कि मेरे ऊपर तो कोई वजन ही नहीं लग रहा, मेरे ऊपर तो कोई नॉर्मल रिएक्शन ही नहीं लग रही। तो जब उसको लगेगा कि मेरे ऊपर कोई नॉर्मल रिएक्शन ही नहीं लग रही, तो एन बराबर कितना होगा, जीरो। मतलब आपको क्या फील होगा, मेरा वजन ही नहीं है मुझ में, मेरा वजन ही नहीं है, मैं तो ऊपर उठ गया। ठीक है, इस दुनियादारी से ऊपर उठ गया मैं, मेरा तो कुछ वजन ही नहीं है, ये तो फील होगा। तो आपको क्या लगेगा कि आपका वजन जीरो हो गया, वजन जीरो हो गया, मतलब भारहीन हो गए आप, भारहीन, और इसी को बोलते हैं भारहीनता, इसी को बोलते हैं, अर्थात व्यक्ति इस अवस्था में स्वयं को भारहीन महसूस करता है, इसे बोलते हैं भारहीनता। ठीक है, इसको मिटान के यहाँ लिख देता हूं, यहाँ पर वजन कितना हो जाएगा, जीरो, इसे बोलते हैं भारहीनता। ठीक है, अब एक बात बताओ, अगर नीचे आ रहा है कोई व्यक्ति, अगर लिफ्ट, मान लो ये लिफ्ट है मेरी, ये लिफ्ट है और लिफ्ट नीचे की तरफ आ रही है मान लो ए त्वरण से, ठीक है, वजन, आदमी इसमें बैठा हुआ है, खड़ा हुआ है,
नीचे की तरफ जब आ रही है तो लिफ्ट पे त्वरण कितना लग रहा है, ए। लिफ्ट में तो मोटर फिट है ना भाई, जो उसको ऊपर नीचे लेके जा रही है, तो वो तो उसकी स्पीड बढ़ा भी सकती है, स्पीड घटा भी सकती है। लेकिन आदमी में थोड़ी ना मोटर फिट है, तो आदमी पे तो हमेशा ही त्वरण जी लगेगा ना। तो आदमी पे त्वरण कितना लग रहा है, जी। लिफ्ट पे कितना लग रहा है, ए। अगर मुझे बताओ, अगर ए की वैल्यू, लिफ्ट पे लगने वाले त्वरण की वैल्यू अगर जी से ज्यादा हो गई तो, अगर जी से ज्यादा हो गई तो ये लिफ्ट तो आगे निकल जाएगी, क्योंकि लिफ्ट का त्वरण ज्यादा है। अब जिस चीज का त्वरण ज्यादा है, जिस चीज का त्वरण ज्यादा है उसकी स्पीड भी ज्यादा होगी ना भाई, ठीक है। और जिस चीज का त्वरण कम है उसकी स्पीड धीरे होगी। तो मान लो कि ये तो 5 मीटर पर सेकंड से मूव कर रहा है और ये 10 मीटर पर सेकंड से मूव कर रही है, तो ये तो आगे निकल जाएगी और ये पीछे रह जाएगा। मतलब अगली सिचुएशन ये होगी कि ये जो आदमी है वो छत पे चिपक जाएगा, मतलब हमारा जो आदमी है ये छत पे चिपक जाएगा, ठीक है, और लिफ्ट आगे निकल जाएगी। तो यही केस मैंने लिख रखा है कि यदि लिफ्ट नीचे की ओर गुरुत्वीय त्वरण से अधिक त्वरण से गति करती है तो लिफ्ट के सापेक्ष आदमी की गति ऊपर की ओर होती है, अर्थात आदमी ऊपर की ओर गति करता है तथा लिफ्ट से जाकर चिपक जाता है। ठीक है, इसको मिटा देता हूं मैं थोड़ा सा ताकि आपको समझ में आए। इस लाइन पे लिखा गया यार, ठीक है। तो जब त्वरण जो होता है वो ए से ज्यादा हो जाएगा, ए से ज्यादा हो जाएगा, जब त्वरण जो है वो जी से ज्यादा हो जाएगा तो आदमी कहां पर चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, छत से जाके चिपक जाएगा, ठीक है। चलो इस पे क्वेश्चन कर लेते हैं। एक कंसेप्ट समझ में आया आपको कि लिफ्ट में क्या क्या करते हैं अपन, लिफ्ट में कैसे ऊपर नीचे जाते हैं। ऊपर जाते हैं तो मतलब उसका त्वरण बढ़ता है कि घटता है, बाहर आपका वजन बढ़ेगा कि घटेगा, समझ में आया। ये पीपीटीज आपके साथ शेयर कर दी जाएगी, तो इन पीपीटीज को दोबारा पढ़ना, दोबारा सारे कंसेप्ट को समझना, अपने आप से करना ताकि आपको दोबारा समझ में आए। भाई ये लिफ्ट वाला केस है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट केस है ये। चलो चलो क्वेश्चन करते हैं। एक व्यक्ति जिसका भार 50 किलोग्राम है, मतलब मास दे रखा है आपको 50 किलोग्राम, मतलब एक चलती हुई लिफ्ट में है, मतलब एक लिफ्ट है, ठीक। उस लिफ्ट में एक आदमी खड़ा हुआ है, इसका मास दे रखा है 50 केजी, ठीक है। इस पे नीचे की तरफ कौन सा बल लग रहा होगा, एम जी। ऊपर की तरफ कौन सा बल लग रहा होगा, एन, ठीक है। एक चलती हुई लिफ्ट में है, उस व्यक्ति का आभासी भार ज्ञात करो। आभासी भार ज्ञात करना है मतलब क्या ज्ञात करना है आपको, नॉर्मल रिएक्शन ज्ञात करनी है, नॉर्मल रिएक्शन ज्ञात करनी है। अगर लिफ्ट चल रही है, अब दो केस में इसका आंसर निकालना है। पहली बार, पहला केस हमको बताया है कि लिफ्ट ऊपर की दिशा में जा रही है। अब जब लिफ्ट ऊपर की दिशा में जा रही होगी मान लो ए त्वरण से, तो क्या निकाला था अपन ने, ऊपर की दिशा में बल माइनस नीचे की दिशा में बल इक्वल्स टू एम इंटू ए। डायरेक्ट फॉर्मूला भी निकाला है अपन ने, एन इक्वल्स टू एम जी प्लस ए। जब कोई चीज ऊपर की तरफ जाती है, जब कोई चीज ऊपर की तरफ जाती है तो त्वरण बढ़ता है घटता है, बढ़ जाता है। चलो यहां से भी ये आ रहा है, देखो एन बराबर एम जी प्लस ए, यही तो फॉर्मूला निकाला था अपन ने। चलो मास कितना है 50 किलो, जी कितना होता है 10, ए कितना है 2 से, तो निकाल दो बस, 50 गुणा 12, 600 न्यूटन आ गया आभासी भार व्यक्ति का, 600 न्यूटन व्यक्ति का आभासी भार आ गया, ठीक है। ठीक है, तो या तो 600 न्यूटन बोल दो या बोल दो 60 केजी वेट, क्योंकि 1 न्यूटन बराबर कितना होता है 10 केजी वेट, ठीक है। चलो दूसरा केस बताओ, जब नीचे की तरफ जा रही हो। अरे भाई जब नीचे की तरफ जा रही है, जब हमारी मशीन, जब ये लिफ्ट नीचे की तरफ जा रही है तो नॉर्मल रिएक्शन कैसे निकालोगे, नीचे की तरफ माइनस, मतलब फोर्स इक्वेशन कैसे बनाओगे, गति की दिशा में बल, अब नीचे की तरफ जा रही है तो गति की दिशा में कितना बल होगा mg, mg माइनस एन बराबर एम ए। तो जब यहां से एन निकालोगे तो क्या हो जाएगा एम जी माइनस ए। जब नीचे की तरफ लिफ्ट आ रही होती है तो त्वरण घट जाता है, तो जी माइनस ए हो जाता है। तो बताओ एन निकालो, मास कितना है 50, ठीक है, जी कितना है 10 माइनस ए कितना है 2, 50 गुणा 8, 400 न्यूटन या फिर 400 के 40 केजी वेट, ठीक है। ये भी सही है, ये भी सही है, ऑप्शन में जो हो उसको लगा दो टिक।
ठीक है, हो जाएंगे ऐसे क्वेश्चन। चलो ठीक है, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। ए पर्सन ऑफ मास 50 किलोग्राम इज इन अपवर्ड मूविंग लिफ्ट, मतलब एक व्यक्ति जो है, एक 50 किलो द्रव्यमान का एक व्यक्ति ऊपर की ओर गतिमान लिफ्ट में है। आपको बता दिया कि जो लिफ्ट है वो ऊपर की तरफ जा रही है। ये आदमी खड़ा है लिफ्ट में, ठीक है, सॉल्यूशन देख रहे हैं अपन इसका। ठीक है, लिफ्ट में एक आदमी खड़ा हुआ है, वो लिफ्ट जो है वो ऊपर की तरफ जा रही है। कितने त्वरण से पता नहीं, अपने को त्वरण का पता लगाना है, लिफ्ट के त्वरण का पता लगाइए। अच्छा, ऊपर की तरफ कितनी नॉर्मल डायरेक्शन आ रही है, एन, नीचे की तरफ एम जी, यही होता है। ठीक है, अच्छा इसने क्या बोला कि लिफ्ट के त्वरण का पता लगाइए ताकि व्यक्ति अपना वजन 600 न्यूटन माप सके। अब 600 न्यूटन क्या दे रखा है आपको, नॉर्मल डायरेक्शन दे रखी है। अरे भाई वजन दे रखा है ना आपको, और वजन कितना, वजन क्या होता है, नॉर्मल डायरेक्शन ही होती है। ठीक है, तो फोर्स इक्वेशन बना दो, ऊपर जा रही हो तो दिशा में बल माइनस विपरीत दिशा में बल इक्वल्स टू एम इंटू ए। चलो ठीक है, हो गया। यहां से एन कितना है, कितना दे रखा है 600 न्यूटन, माइनस इसको इधर भेज दो तो एम जी प्लस ए, यही तो फॉर्मूला होता है। अरे भाई यही तो फॉर्मूला होता है, ऊपर जा रही हो तो एन बराबर एम जी प्लस ए। राइट भी कर सकते हो, मैं तो ये प्रेफर करूंगा कि आप हमेशा फोर्स इक्वेशन बनाओ और फिर इस क्वेश्चन को सोल्व करो, ठीक है, ताकि आपकी प्रैक्टिस बढ़ेगी। एग्जाम में जल्दी से कर देना, बट जब तक आप एग्जाम नहीं देते तब तक तो फोर्स इक्वेशन बना बना के क्वेश्चन करते जाओ, ताकि आपकी प्रैक्टिस इतनी अच्छी हो जाएगी कि एग्जाम में आपको फोर्स इक्वेशन बनाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। चलो ठीक है, 600 बराबर मास कितना है 50 किलोग्राम, जी कितना होता है 10 प्लस ए। ठीक है, 5 एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, 5 से 60 को काटो कितना होता है 12, 10 प्लस ए, तो ए कितना आ जाएगा 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ गया। तो लिफ्ट कितने त्वरण से ऊपर की तरफ जा रही है 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से। देखो यहाँ पर आपको क्या दे रखा था, आपको नॉर्मल रिएक्शन दे रखी थी और आपसे त्वरण पूछा है। कुछ नहीं करना, वस्तु अगर ऊपर की तरफ जा रही है, हमारी लिफ्ट ऊपर की तरफ जा रही है, तो या तो डायरेक्ट फॉर्मूला चेप दो एन इक्वल टू एम जी प्लस ए, या फिर फोर्स इक्वेशन बना लो। ऊपर की तरफ लगने वाला बल कितना है एन, नीचे की तरफ लगने वाला बल कितना है एम जी इक्वल टू एम ए। ऊपर की तरफ लगने वाला बल माइनस नीचे की तरफ लगने वाला बल इक्वल टू एम ए। ऐसे तो निकालते हैं फोर्स इक्वेशन, ऐसे तो बनाते हो। चलो एक और क्वेश्चन देखते हैं। देखो भाई अच्छा क्वेश्चन है, ये नीट में आया हुआ है, ठीक, ये नीट का क्वेश्चन है। जब एक लिफ्ट त्वरण ए के साथ ऊपर की ओर बढ़ रही है तो वजन मशीन की रीडिंग 56 केजी वोट है। देखो दो केस है इसमें, केस नंबर 1, जब मशीन ऊपर की तरफ जा रही है तो मशीन की रीडिंग कितनी है, मतलब नॉर्मल डायरेक्शन कितनी आ रही है 56 केजी वेट। जब लिफ्ट त्वरण एक के साथ नीचे की ओर जा रही है तो वजन मशीन की रीडिंग कितनी है 44 केजी वेट। तो व्यक्ति का वास्तविक वजन ज्ञात करो। अब मुझे बताओ वास्तविक वजन क्या होता है, वास्तविक वजन क्या होता है भाई, पहले तो ये बताओ वास्तविक वजन। मैं आपसे पूछूं, आप खड़े हुए हो, आपका वास्तविक वजन कितना होगा, आप क्या बोलोगे कि मेरे द्रव्यमान को आप जी से मल्टीप्लाई कर दो तो वो वास्तविक वजन आ जाएगा। आपके द्रव्यमान को जी से मल्टीप्लाई कर दो, वो वास्तविक वजन आ जाएगा। तो बस यही होता है एन इक्वल टू एम जी। ये वास्तविक वजन मतलब एम जी की वैल्यू निकालनी है आपको, एम जी की वैल्यू निकालनी है वास्तविक वजन, ठीक है, एम जी की वैल्यू फाइंड करनी है कि एम जी कितना होगा। ठीक है भाई निकालते हैं, अब अगर बोल ही दिया है तो हमें तो निकालना पड़ेगा। चलो, जब मशीन ऊपर की तरफ जा रही हो, ऊपर की तरफ जा रही है, अब मशीन ऊपर की तरफ जा रही है भाई, तो कौन सा फॉर्मूला लगाओगे, एन बराबर, बताओ एन बराबर एम जी प्लस ए, ये लगाओगे, ये लगाओगे क्या, मैं इसको खोल दूं एम जी प्लस एम ए। ठीक है, चलो एन की वैल्यू कितनी दे रखी है आपको, ऊपर की तरफ जा रही है तो 56 केजी वेट है, 56 केजी वेट है। क्या मैं इसको लिख सकता हूं 56 इंटू 10 मतलब 560 लिख सकता हूं, 560 न्यूटन। क्या क्या इसको लिख सकता हूं 44 को 440 न्यूटन, क्योंकि 1 केजी वेट कितना हो, किसने के बराबर होता है 10 न्यूटन के बराबर होता है ना। पुराने वाले स्लाइड्स को देखना, पीछे जाके देखना, 1 केजी वेट 10 न्यूटन के बराबर होता है। तो एन कितना हो गया 560, ठीक, या रहने दो, आप छोड़ो, रहने दो, इसको चेंज मत करो। देखो एन कितना दे रखा है, चेंज मत करो, अगर केजी वेट में ले रखा है तो केजी वेट में आंसर निकाल दो। आप ऑप्शन में देख लेना, अगर ऑप्शन में केजी वेट में आंसर हो तो केजी वेट में दे दो, अगर ऑप्शन में न्यूटन में आंसर हो तो न्यूटन में निकाल दो।
देखो n कितना है, फर्स्ट केस में 56 जब ऊपर की तरफ जा रही हो, mg प्लस ma, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। चलो ठीक है। अच्छा दूसरी इक्वेशन बताओ, केस नंबर 2, केस नंबर 2 नीचे की तरफ जा रही हो, जब नीचे की तरफ जा रही है, जब नीचे की तरफ जा रही है, तो नीचे की तरफ जा रही है मतलब n बराबर क्या हो जाएगा, एम जी माइनस ए। तो n की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 44 बराबर एम जी माइनस एम ए, इक्वेशन नंबर 2। तो ये इक्वेशन नंबर 2 हो गई, वो इक्वेशन नंबर 1 हो गई। दोनों इक्वेशंस को सोल्व कर लो, आपका आंसर आ जाएगा। तो इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 से कितना हो जाएगा, 56 बराबर एम जी प्लस एम ए, 44 बराबर एम जी माइनस एम ए। आपको क्या निकालना है, एम जी निकालना है। ये एम ए फालतू में आ गया यहाँ पर परेशानी करने के लिए, काटो इसको, तो दोनों को जोड़ दो। ये एम जी एक में माइनस में है, एक में प्लस में है, दोनों को जोड़ोगे तो बढ़ जाएगा कट के, कितना हो जाएगा 2mg। 56 में 44 जोड़ोगे तो कितना आएगा 0, यहाँ 5 और 1 6, 6 4 10, कितना हो जाएगा। तो यहाँ से mg की वैल्यू कितनी निकलेगी, 50 kg वेट। देखो kg वेट में सारी वैल्यू रखी है मैंने यहाँ पर, ये भी kg वेट में रखा है, ये भी kg वेट में रखा है, तो आंसर भी किसमें आएगा, kg वेट में। बस 50 kg वेट, mg की वैल्यू तो निकालनी थी, वास्तविक वेट निकालना था ना, तो mg की वैल्यू आ गई 50 kg वेट। दोबारा से करना है इस क्वेश्चन को घर पे, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है, नीट का क्वेश्चन है। वैसे तो 15-20 सेकंड का क्वेश्चन है, आराम से जल्दी से खत्म कर दो। ऊपर की तरफ जा रही हो n बराबर mg प्लस ए, नीचे की तरफ जा रही हो n बराबर mg माइनस ए, बस खत्म। ठीक है, ठीक है। चलो एक और एग्जांपल करते हैं। ये एग्जांपल आपके घर के लिए है। एक व्यक्ति है, वो एक वेइंग मशीन पे खड़ा हुआ है। जब ऊपर से उछल के नीचे कूदेगा, वो मतलब ऊपर से उछल के नीचे कूदेगा, तो वेइंग मशीन की रीडिंग मतलब तुला के पठन का क्या होगा, बढ़ेगी घटेगी, बढ़ेगी फिर घटेगी, घटेगी फिर बढ़ेगी। तो ये घर के लिए है, होमवर्क है, दिमाग लगाना, ठीक है। ये भी आपके घर के लिए है, सारा ये कंसेप्ट कराया है, सारा कंसेप्ट पढ़ाया मैंने, जो पढ़ाया है उसी में से क्वेश्चन दे रहा हूं, ठीक है। चलो एक ही क्वेश्चन में करवा देता हूं आपको। एक बॉक्स को एक बड़ी तोप से फेंका जाता है, एक बॉक्स को एक बड़ी तोप से फेंका जाता है, जिसमें वजन तोलने वाली मशीन पर 60 किलो वजन का व्यक्ति खड़ा है। ऐसा कुछ है, एक तोप में एक एक आदमी को एक तोप में घुसाया, मतलब एक डिब्बे में घुसाया, और उसको तोप के मुंह में डाल दिया और फायर कर दिया। अब जब फायर करेंगे तो ये कौन सा मोशन करेगा, मुझे बताओ। जब किसी भी चीज को फेंका जाता है थीटा कोण पर v u वेग से, तो कौन सा मोशन करता है, प्रक्षेप गति करता है। कौन सी गति करता है, प्रक्षेप गति करता है। तो ये मतलब प्रक्षेप गति करेगा। देखो यहाँ पे डाला मैंने और यहाँ से फेंक दिया, तो ये कौन सी गति कर रहा है, प्रक्षेप गति कर रहा है। अब आपसे पूछा है कि जब बॉक्स अपने प्रक्षेप पथ के उच्चतम बिंदु पर होगा, मतलब ये उच्चतम बिंदु पर है, ये उच्चतम बिंदु पर है एच मैक्सिमम पर, तो इसका पाठ्यांक क्या होगा, बताओ। सोचो, थोड़ा सा दिमाग लगाओ, 1 मिनट का टाइम दे रहा हूं, थोड़ा दिमाग लगाओ कि वेइंग मशीन का पाठ्यांक क्या होगा, मतलब नॉर्मल रिएक्शन बताओ। नॉर्मल रिएक्शन कितनी होगी, 60 किलोग्राम से अधिक होगी, 60 किलोग्राम से कम होगी, 60 किलो के बराबर होगा, या 0 होगा, बताओ। देखो मुझे बताओ, मैं सोल्व कराता हूं। जब मैंने इसमें इसको डाल के फेंका, जैसे ये इस बंदूक से बाहर, ये किस कैनन से, इस तोप से बाहर निकला, ठीक है, इसने इस पे कुछ बल लगाया, लेकिन जैसे ही, जैसे ये मेरा पेन है, मैं इसको फेंक रहा हूं, तो जब तक ये मेरे हाथ में है तब तक तो मैं इस पे बल लगा रहा हूं, और जैसे ही मेरे हाथ से छूटा, इस पर मेरे द्वारा लगाया गया बल कितना हो गया, 0। अब अगर ये हवा में है, ये सारा सिस्टम हवा में है, हवा में है, तो केवल जी लग रहा है, मतलब केवल ग्रेविटी काम कर रही है। तो जब केवल ग्रेविटी काम करेगी तो इस व्यक्ति पर भी जी ही लग रहा होगा, मतलब इस पर भी जी लग रहा है, और इस बॉक्स पर भी जी लग रहा है, इस मशीन पर भी जी लग रहा है, मतलब तीनों नीचे आ रहे हैं जी से ही, मतलब फ्री फॉल का केस, फ्री फॉल, तीनों फ्री फॉल से नीचे आ रहे हैं। सापेक्ष गति में मैंने क्वेश्चन कराया था ऐसा
कि फ्री फॉल हो रहा है, और जब फ्री फॉल होता है तो नॉर्मल रिएक्शन कितनी आती है? 0। ठीक है, फ्री फॉल का केस हो गया, मतलब जिस स्पीड से वेइंग मशीन नीचे जाएगी उसी स्पीड से ऊपर से इसके ऊपर जो आदमी खड़ा है वो नीचे जा रहा होगा, नीचे जा रहा है ना फ्री फॉल में। तो क्या मशीन को लगेगा कि उसके ऊपर कोई खड़ा हुआ है? क्योंकि जिस स्पीड से मशीन जा रही है उसी स्पीड से आदमी नीचे जा रहा है, तो मशीन को फील ही नहीं होगा कि वो इसके ऊपर से उसको दबा रहा है, तो कोई नॉर्मल रिएक्शन नहीं आएगी। तो नॉर्मल रिएक्शन कितनी हो गई? 0। चलो, आज के लिए इतना काफी है, आज के लिए इतना काफी है। और अपना टेलीग्राम चैनल है फिजिक्स पोडियम, वो ज्वाइन कर लेना आप। फिजिक्स पोडियम के नाम से, फिजिक्स पोडियम के नाम से टेलीग्राम है अपना, जिसने ज्वाइन नहीं किया है वो ज्वाइन कर लो। इस पे मैं क्वेश्चंस भी डालता रहूँगा, अच्छे अच्छे क्वेश्चंस जो आपके नीट लेवल के हैं, नीट के क्वेश्चंस है वो डालता रहूँगा सोल्व कर करके, और जो भी आपके लिए इंपॉर्टेंट मटेरियल होगा वो मैं इस पर अपडेट करता रहूँगा।